हेलो एंड वेलकम टू सिंप्लीफाइड। आई होप एवरी वन ऑफ यू इज़ डूइंग ग्रेट। ठीक है, तो आज हम करेंगे ईपीएफओ। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। ईपीएफओ पीए 2024 में जो आया था, ये हम उसमें से 75 क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे आउट ऑफ 120। ये 75 क्वेश्चंस रिलेट करते हैं इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग को। ठीक है, सो हम जस्ट शुरू करने वाले हैं, और उससे पहले हमेशा की तरह मैं आपको कहूँगा कि आप वीडियो को 1.5 टाइम्स स्पीड में देखें या फिर 1.75 में देखें, ताकि ताकि आप अपना समय बचा सकें। कहीं पे आपको क्वेश्चन पे टाइम लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और तब देखिए। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे। पहला सवाल है, व्हेन समबडी सेज द बॉस वाज लिविड व्हेन येट अनदर डेडलाइन वाज मिस्ड, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब्स द बॉस's स्टेट ऑफ माइंड। यानी कि बॉस काफ़ी लिविड था जब एक और डेडलाइन मिस हो गई। तो लिविड का मीन्स पूछ रहा है आपसे। लिविड का मतलब होता है फ्यूरियस होना, काफ़ी अत्यधिक गुस्से में होना, वो होता है लिविड, जो आपको सेंटेंस देख के भी समझ में आ रहा होगा। फिर भी हम देखेंगे। पहला वर्ड है कंट्राइट। कंट्राइट मतलब होता है जो व्यक्ति समझौता करता है, समझौता करने वाला। ठीक है, समझौता करने वाले को कहते हैं कंट्राइट। फ्यूरियस आप जान ही गए हैं, वेरी एंग्री, सिंपल वर्ड है। प्लासिड होता है वेरी काम, काफ़ी संतुष्ट व्यक्ति, काफ़ी काम होता है, जो काफ़ी शांत रहता है। कंटेंटेड, संतुष्ट रहता है। ठीक है, ये वाले कुछ वर्ड्स हैं। एमिनेबल एक और वर्ड है, इसका मतलब होता है कंप्लायंट। कंप्लायंट या फिर जिसको इजीली परसुएट कर सकते हैं, जैसे कि बच्चे होते हैं। तो इसलिए इस वर्ड के साथ ये भी जुड़ता है कि एमिनेबल चिल्ड्रन, दे हैव वेरी एमिनेबल चिल्ड्रन, सो इजीली परसुएट हो जाते हैं। कुछ बच्चे काफ़ी नखरे करते हैं, कुछ एमिनेबल होते हैं। ठीक है, लिविड का मीन्स हो गया काफ़ी क्रोधित, फ्यूरियस। अगर आपको एग्जैक्टली उस वर्ड का मीनिंग नहीं पता, तो आप, बाकियों का पता है आपको, तो आप एलिमिनेट करके करेक्ट आंसर मार्क कर सकते हैं। सवाल नंबर 2 पे आएंगे। If your friend reveals his personal life to you because he trusts you to be discreet, which one of the following appropriately describes you? आपका दोस्त अपनी पर्सनल लाइफ शेयर कर रहा है आपसे, किस उम्मीद में? कि आप डिस्क्रीट होंगे, यानी कि आप प्रूडेंट होंगे, आप सोच समझ कर बोलेंगे, कहीं पे भी कुछ भी नहीं बक देंगे। ठीक है, तो सोच समझ कर अपनी स्पीच, केयरफुल एंड प्रूडेंट इन वंस स्पीच, दैट पर्सन इज कॉल्ड डिस्क्रीट। ठीक है, ऑप्शंस पे आएंगे। वैसे ये है फोर्थ ऑप्शन, ऐसा करेक्ट हो गया, जो सोच समझ कर बोले, सोच समझ कर बोले। ठीक है, पहला वर्ड है कंसिलिएटरी। कंसिलिएटरी मतलब समझौता करने वाला। इसका, इस वर्ड में कंसिलिएशन आ रखा है। ठीक है, कंसिलिएशन आ रखा है, इसलिए इसमें समझौता हो गया। डोंटलेस होता है फियरलेस। ठीक है, ग्रेगेरियस ऐसे लोगों को बोलते हैं जो काफ़ी सोशल होते हैं, या फिर हु लव द कंपनी ऑफ अदर पीपल, हु आर फॉन्ड ऑफ कंपनी। ओके, कंपनी ऑफ अदर पीपल, तो उन लोगों को बोलते हैं ग्रेगेरियस। डिस्क्रीट मतलब अगेन वही हो गया, प्रूडेंट, जो कॉन्फिडेंशियलिटी रखे, कॉन्फिडेंस, यानी कि आपकी जो बात है उसको कॉन्फिडेंशियल रखे, किसी और को ना बोले कहीं पे भी, उसको कहेंगे डिस्क्रीट। आगे वाले सवाल पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, द फ्रेज लुक डाउन अपॉन एंड इंटेंस डिसलाइक डिनोट विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ये फ्रेज हैं, लुक डाउन अपॉन एंड इंटेंस डिसलाइक। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। पहले कंसीट है। कंसीट का अर्थ होता है जो बहुत ज़्यादा घमंडी होता है, हु हैज़ एक्सेसिव प्राइड इन वन सेल्फ, अत्यधिक घमंडी, अत्यधिक घमंडी। ठीक है, डिसडेन होता है, इसका मतलब, डिसडेन का मतलब ही होता है इंटेंस डिसलाइक। ओके, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, तो स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, इंटेंस डिसलाइक सेम चीज़ हो गई। और ये फ्रेज है लुक डाउन अपॉन। इफ someone is looking down upon someone else, then he does not like him, he has a strong dislike towards that person, वो कुछ समझता ही नहीं है उसको, तो disdain इसका मीनिंग हो जाएगा। एनिग्मेटिक, एनिग्मा, ये एनिग्मा का मतलब ही पजल होता है, ये यहीं से डिराइव हुआ है। तो एनिग्मेटिक पर्सन इज अ मिस्टीरियस पर्सनैलिटी। ठीक है, मिस्टीरियस पर्सनैलिटी। इंडिग्नेंट, पहेली जैसा होता है ऐसे एनिग्मेटिक। ठीक है, अब इंडिग्नेंट में आएंगे। यू आर एंग्री अबाउट एन अनफेयर सिचुएशन। ठीक है, यानी कि कोई ऐसी सिचुएशन हुई है, आप
इंडिग्नेंट बिहेवियर कैसे शो करेंगे कि आप कुछ चीज़ पसंद नहीं कर रहे हैं, आप डिसलाइक कर रहे हैं किसी चीज़ को, लेकिन कब? जब वो अनफेयर हुई है। ओके। और मान लीजिए क्लास है आपकी, आपके रोल नंबर है आपका 10, तो मास्टर ने जो है पहले रोल नंबर से 9 रोल नंबर तक 10 नंबर एक्स्ट्रा दे दिया आपको किसी टेस्ट में, बिना किसी रीज़न के, तो आपके साथ बुरा हुआ ना। तो अब आपको क्या चिढ़ होगी, आपको बुरा लगेगा, डिसलाइक करेंगे आप, तो ऐसे बिहेवियर को इंडिग्नेंट कहेंगे। ठीक है। देखिए, अब जो भी वर्ड्स होते हैं, वोकैब जो है वो आप कैसे ऐसे रट के तो नहीं में समझ में आएगी, लेकिन आप उसके साथ कुछ कनेक्ट करेंगे, किसी सेंटेंस में उसको यूज़ करेंगे, कोई सिचुएशन ध्यान रखेंगे उस वर्ड के साथ। जैसे इंडिग्नेंट के साथ मैंने ये वाली सिचुएशन डाल दी है कि कोई अनफेयर घटना हुई है आपके साथ, और अ, उसके बाद आपको बुरा लगा, तो फिर आप ऐसे याद रख सकते हैं कि चलो जी, इंडिग्नेंट ऐसे सिचुएशन में आएगा। ओके। फिलहाल तो इसका आंसर है डिस्डेन। आगे बढ़ेंगे, इन पेयर्स को मैच करेंगे हम। ये फ्रेजेस हैं एंड ये मीनिंग्स हैं। ये थोड़ा सा अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ हो सकता है, लेकिन कोई नहीं, आपको उससे क्या ही मतलब है, आपको तो कंटेंट से मतलब है यहाँ पे। लाइकली टू हैपन विदाउट डिले, इमिनेंट, जी हाँ, इसका अर्थ ही यही होता है। जो तुरंत होने वाली चीज़ है उसको इमिनेंट कहेंगे। इंक्लाइंड टू साइलेंस, ये दरअसल टेसिटर्न होता है। जो व्यक्ति बहुत कम बोलता है उसको टेसिटर्न कहते हैं। ठीक है। ये बिहेवियर जो है इंक्लाइन टूवर्ड्स साइलेंस, ज़्यादा बोलने वाला नहीं। अनविलिंग टू स्पेंड, ये पार्सिमोनियस होता है, यानी कि कंजूस व्यक्ति को, ऐसा बिहेवियर को पार्सिमोनियस कहेंगे। ओके। पार्सिमोनियस, कंजूस, टेसिटर्न, कम बोलने वाला, दैट्स हाउ इट गोज। तो इसमें से कौन कौन से मैच हैं, वो पहला ही है इसमें मैच करेक्ट, बाकी दोनों गलत मैच हो रखे हैं। आगे बढ़ेंगे हम। कंसिडर द फॉलोइंग वर्ड्स, चार वर्ड्स हैं इसमें। विच टू ऑफ द अबव वर्ड कंस्टिट्यूट वन सिनोनिम एंड वन एंटोनिम फॉर द वर्ड एलिविएट। सबसे पहले एलिविएट का मतलब समझेंगे। एलिवेट का मतलब होता है टू मेक अ प्रॉब्लम या सिचुएशन लेस सीवियर। कोई भी, अगर कोई पेन है, पेन को एलिवेट कर रहा है कोई और, पेन का एलिवेशन होता है कि पेन कम हो रहा है, कोई सफरिंग है उसको कम होना। कोई गरीब है, अगर उसको थोड़ा दान पुण्य मिल रहा है तो फिर उसकी सफरिंग्स जो है, उसकी पॉवर्टी जो है कम हो रही है। दैट इज एलिविएशन ऑफ द पॉवर्टी। ठीक है। प्रॉब्लम्स लेस सीवियर, इसका अर्थ होता है एलिवेट का मतलब। अब देखते हैं इसमें। एडवांस हो गया, एडवांस का मतलब हो गया मूव फॉरवर्ड, टू प्रोग्रेस। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। एस्केलेट, एस्केलेट जो है समस्याओं को और ज़्यादा बढ़ाना, टू मेक द सिचुएशन वर्स, तो ये एंटोनिम हो गया इसका। लाइटन हो गया टू हल्का करना, जैसे कम करना। ठीक है। लाइटन मतलब कम करना, तो ये कुछ हद तक एलिवेट का अर्थ है, ये सिनोनिम हो गया। रिटेन मतलब टू होल्ड, टू कीप होल्डिंग समथिंग, बोझ कम करना। ओ सॉरी, ये बोझ कम करना नहीं, रिटेन मतलब हो गया टू कीप समथिंग टू वन सेल्फ, या फिर होल्ड ऑन टू समथिंग, ये होता है रिटेन करना। ठीक है। जैसे कंपनी के कर्मचारी, किसी कंपनी ने अपने रिज़ाइन देते हुए कर्मचारियों को रिटेन कर लिया, यानी कि उन्होंने वापस रख लिया उनको हायर पैकेज देते हुए। तो फिलहाल तो इसमें ये एंटोनिम है और ये सिनोनिम है, सेकंड एंड थर्ड हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 6 की तरफ आएंगे। कंसिडर द फॉलोइंग वर्ड्स, व्हिच ऑफ द अबव वर्ड्स आर सिनोनिम फॉर द वर्ड एसवेज। सबसे पहले एसवेज का मतलब हम पता करेंगे कि इसका क्या अर्थ है। इसका मतलब होता है टू प्रोवाइड फिजिकल रिलीफ एज फ्रॉम पेन। ठीक है। फिजिकल रिलीफ अगर प्रोवाइड करी जा रही है, फिजिकल रिलीफ, ठीक है, तो उसको एसवेज कहेंगे। सेटिस्फाई भी होता है इसका मतलब, क्वेंच भी होता है, क्वेंच द थर्स्ट सुना होगा आपने शायद, क्वेंच द थर्स्ट यानी कि प्यास बुझाना, तो एसवेज थर्स्ट ये भी यूज़ होता है। समझ गया होगा, फिजिकल रिलीफ से थोड़ा आराम देना। तो सिनोनिम पता करना है। पहला वर्ड है काम, काम मतलब होता है शांत। ठीक है। एक्साइट होना यानी कि उत्तेजित होना। ठीक है। पोलाइट होता है विनम्र, सभ्य, वेल मैनर्ड, ये होता है पोलाइट का मतलब। रिलीव होता है, रिलीव मतलब होता है राहत देना। ओके। टू रिड्यूस पेन, स्ट्रेस और डिफ़िकल्टी इज़ टू रिलीव, तो यही है इसका मतलब। और ये भी हो जाएगा, इसमें काम भी आएगा इसका मतलब। ठीक है।
काम मतलब टू पैसिफाई समथिंग, फिजिकल रिलीफ से थोड़ा नियर बाय बन रहा है इसका. फर्स्ट एंड फोर्थ वुड बी द आंसर. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स करेक्टली मीन्स अबव बोर्ड. अबव बोर्ड का मतलब होता है ऑनेस्ट. सीधा सीधा इसका ये अर्थ है ऑनेस्ट, बिना चाल कपट के, नथिंग हिडन एंड सीक्रेट, दैट पर्सन इज अबव बोर्ड. जो कपटी नहीं है, कपटी नहीं है जो, वो होता है अबव बोर्ड. ठीक है. अक्रॉस तो होता है जैसे इफ़ यू आर पासिंग अक्रॉस समथिंग, तो आप उसको एक तरफ से दूसरी तरफ पास कर रहे हैं, तो अक्रॉस मतलब आर पार एक तरह से. ऑनेस्ट इसका आंसर हो गया, ईमानदार. इनविंसिबल, जिसको हराया ना जा सके. ठीक है, तो ये भी इसमें इसमें यूज़ नहीं होएगा. इम्पीरियस होता है अहंकारी, एरोगेंट. ठीक है, एरोगेंट जो हुक्म चलाने वाला व्यक्ति होता है, उस टाइप का व्यक्ति. ठीक है. हु गिव्स ऑर्डर इन अ वे दैट शोज और फील सुपीरियर टू अदर्स, यानी कि ही इज फीलिंग सुपीरियर टू अदर्स, दैट काइंड ऑफ पर्सन वुड बी कॉल्ड इम्पीरियस. चलिए सवाल नंबर 8 पे आएंगे. व्हाट डज द दिस इडियम मीन, बी इन द सेम बोट मीन. ये इडियम है. ठीक है. बी इन द डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस एज अदर्स, ये इसका करेक्ट आंसर है. यानी कि हम दोनों एक ही नाव में हैं और दोनों नाव डूब रही हैं, डिफिकल्ट सिचुएशन है, ऐसे इसको याद रख सकते हैं. बी इन द सेम डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस एज अदर. आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट डज द फ्रेज द कोस्ट इज क्लियर. कोस्ट होता है समुद्र का तट. हालांकि ये एक इडियम है, यानी कि समुद्र का तट जो है खाली है. ये एक्चुअली पहले जब युद्ध होते थे पिछले ज़मानों में, तो एनिमी शिप्स वगैरह अगर नहीं है कोस्ट पे, तो फिर जो एक देश है, मतलब दो एनिमीज़ हैं ए एंड बी, अगर तट खाली है बी, तो फिर मान लीजिए तट खाली है, ए ने अटैक करा हुआ है, अगर तट खाली है तो फिर वो बिना डिफ़िकल्टी के आगे बढ़ सकते हैं. व्हेन देयर इज़ नो एनिमी दे कैन मूव फॉरवर्ड विदाउट एनी प्रॉब्लम, एनी हैसल. ठीक है. पहला है इसमें लाइफ इज़ प्लेजेंट एंड कंफर्टेबल, ऐसा कुछ नहीं. टू बी फ्री फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं. देयर इज़ नो डेंजर ऑफ बीइंग कॉट, ये मोस्ट सिमिलर है, यही इसका अर्थ हो जाएगा. द कोस्ट इज क्लियर, नो डेंजर ऑफ बीइंग कॉट. आगे बढ़ेंगे. Consider the following statements. The way he appears or behaves is not true or real. Which of the following words most appropriately describe the person's character? Okay. यानी कि वो जैसा बिहेव कर रहा है वो उसका असली बिहेवियर नहीं है. तो सबसे पहले वर्ड्स देख लेते हैं. कैविएट. कैविएट का मतलब होता है एक वार्निंग. वार्निंग हो गया, कॉशन हो गया, ये इसका कैविएट का मतलब होता है. सो एग्जाम्पल देता हूँ आपको. द कैविएट इज़ दैट व्हेन इट स्नोज द ड्राइव वे बिकम्स स्लिपरी. यानी कि जब बर्फ़ पड़ती है तो जो ड्राइव वे होता है वो स्लिपरी हो जाता है, कि ब्लैक आइस की वजह से फिसल जाता है ना, फिसलने लग जाते हैं टायर. तो कैविएट क्या है उसमें, द वार्निंग क्या है, कॉशन क्या है, वो ये है. ठीक है. फेलनी का मतलब होता है गंभीर जुर्म. ठीक है, गंभीर जुर्म, ये होता है फेलनी का मतलब. तो ये भी करेक्ट नहीं होगा. मैस्कराड है इसका अर्थ. मैस्कराड होता है टू प्रिटेंड टू बी समवन एल्स. इसको आप कैसे याद रखेंगे. ये मास्क, जैसे मान लीजिए मास्क से ही निकल के बना है ये. ठीक है. तो लोगों ने चेहरे पे मास्क लगा रखे हैं. दे आर प्रिटेंडिंग टू बी समवन एल्स बट दे आर नॉट. ठीक है. एक मैस्करेड पार्टीज भी होती हैं जिसमें लोग जो हैं अलग अलग मुखौटे लेके चलते हैं, फैंसी ड्रेस पहनते हैं. सो दे प्रिटेंड टू बी समवन एल्स, ये इसका अर्थ हो जाएगा. नार्सिसिस्ट होता है काफ़ी ज़्यादा आत्ममुग्ध व्यक्ति. आत्ममुग्ध व्यक्ति, जो वेरी सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं जो लोग. दे थिंक दे लव देमसेल्व्स वेरी मच. सेल्फ ऑब्सेस्ड, सिंपल मीनिंग है इसका नार्सिसिस्ट का. ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा. अब आएंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे. ये थोड़ा सा ग्रामर का क्वेश्चन है और ऐसे सवाल काफ़ी सारे हैं आए हुए आपके, तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रामर भी होनी चाहिए. खैर क्वेश्चन पे आएंगे. एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मॉरल्स, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर, क्लॉज ऑफ प्लेस. हाउ मेनी ऑफ द अबव आर एडवर्ब क्लॉजेज. देखिए टाइम होता है, मॉरल होता है, मॉरल नहीं होगा, इसका ऑप्शन है सेकंड. मैनर भी होता है, प्लेस भी होता है. ठीक है. तो सबसे पहले तो एडवर्ब क्या होते हैं. एडवर्ब तो वो होते हैं जो किसी एडवर्ब, एडजेक्टिव
और इनके जो हैं विशेषता बताएंगे, उनको एम्फसाइज करते हैं, एडवर्ब को, एडजेक्टिव को, वर्ब को। ठीक है, तो इसमें से कुछ जैसे टाइम का एडवर्ब होता है, तो ऐसे जो भी एडवर्ब क्लॉजेज हैं जो इनका जवाब देते हैं, व्हेन का, वेयर का, वाई, हाउ, अंडर व्हाट कंडीशन, इन सवालों को जो जवाब देते हैं वो क्लॉजेस कहलाते हैं एडवर्ब क्लॉजेस। तो व्हेन का जो जवाब देगा वो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम हो गया, वेयर का होगा वो प्लेस का हो गया, मैनर का हो गया हाउ, जो हाउ का जवाब दे रहे हैं वो मैनर का हो गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे इसमें। एक मिनट, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। जो मैनर वाला है वो है ही सीम्ड एज इफ, he seemed as if he had never spoken on the stage। मतलब उसको देख के ऐसा लगे जैसे उसने कभी स्टेज पे बोला ही नहीं। मान लीजिए कोई नेताजी आए हैं, उनको देख के ऐसा लगा कि वो कभी पोडियम पे गए ही नहीं है, तो एज इफ जो है ना वो हो जाएगा मैनर का। ठीक है, ऐसे ही प्लेस के भी हैं और भी हैं, काफ़ी सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। फिलहाल मॉरल्स का कोई एडवर्ब क्लॉज नहीं है, तो हम आगे बढ़ेंगे। हम इसमें मैं आपको फर्दर और ज़्यादा एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ, लेकिन काफ़ी सारे सवाल हैं। चीज़ आसान है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, दो चार चीज़ें आपको मिलेंगी, आप आसानी से समझ जाएंगे। लेकिन जो कन्फ्यूजिंग होंगे जो सवाल, मैं उनको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि फ़िलहाल एडवर्ब क्लॉज, पूरे एडवर्ब 9 तरह के एडवर्ब क्लॉजेज हैं, उनको पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता फ़िलहाल। आएंगे सवाल नंबर 12 की तरफ। एन असर्टिव सेंटेंस और स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट दैट स्टेट्स अ फैक्ट। इन असर्टिव सेंटेंस को एक और चीज़ कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, जो डिक्लेयर कर रहे हैं कोई चीज़। ठीक है, जैसे कि हो गया ओशन इज़ ब्लू, तो ये असर्टिव सेंटेंस है, ये करेक्ट हो जाएगा। एन इम्पेरेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस दैट गिव्स एडवाइस और इंस्ट्रक्शंस, ये भी करेक्ट है। कोई इम्पेरेटिव सेंटेंस है जैसे आई डू नॉट लाइक टू लॉइटर अराउंड। ठीक है, ये हो गया। ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तीसरा है एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक, इज अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन, ये भी करेक्ट है। तीनों ही इसमें करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है जी, एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज द करेक्ट फॉर्मेट फॉर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आप इसके स्ट्रक्चर को तो याद रख सकते हैं, वैसे पहला इसका आंसर है, लेकिन जैसे लैंग्वेज जो होती है ना उसको प्रैक्टिस करके ज़्यादा अच्छी तरह से समझा जाता है। तो मान लीजिए आप इसमें एग्जांपल डाल दीजिए। हैज़, जैसे ऐसे लिखा है वैसे, सब्जेक्ट ही, बीन, प्रेजेंट पार्टिसिपल, स्टडिंग, सिंस मॉर्निंग। अब आपने क्या किया इसमें कि जो जो लगे मैंने ऑप्शंस उसमें डाल दिया आपने। हैज़, सब्जेक्ट डाल दिया ही। अब देखिए कौन सा स्ट्रक्चर ज़्यादा सही लग रहा है। हैज़ ही बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, यही करेक्ट होता है। ठीक है, कुछ और लगा देंगे, अब बीन पहले आ जाएगा, वो भी गलत हो जाएगा। हैज़, हैव ही स्टडिंग, ऐसा भी नहीं है, गलत बनता है ये। तो आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन देखेंगे, तो तब आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। एक और देख लेते हैं, व्हाट इज द करेक्ट फॉर्म फॉर इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इसका आंसर है बी। चलिए देख लेते हैं, पहले वाले को देखते हैं इसे। वॉज नॉट ही स्टडिंग, वॉज नॉट ही स्टडिंग, और दूसरा है वॉज ही नॉट स्टडिंग, वॉज ही नॉट स्टडिंग, वॉज नॉट ही स्टडिंग। ये दोनों तो गलत स्ट्रक्चर हैं, खैर इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। ठीक है, तो जो करेक्ट स्ट्रक्चर होता है वो ये वाला है। ठीक है, वॉज ही नॉट स्टडिंग, वॉज नॉट गलत हो जाएगा। ऑल्दो ये पुरानी जो आर्का इंग्लिश थी उसमें एक्सेप्टेबल था, लेकिन सेकंड वन इज मोर एक्सेप्टेबल टुडे। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 15, तीन इसमें स्टेटमेंट हैं। ऑल एडवर्ब्स हैव 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एडजेक्टिव के साथ होता है। जैसे एडजेक्टिव्स होते हैं कि बिग, बिगर, बिगेस्ट। ठीक है,
तो ये पॉजिटिव हो गया, कंपैरेटिव बिगर हो गया, सुपरलेटिव ईएसटी हो गया। तो एडजेक्टिव्स के साथ तो ये करेक्ट है, लेकिन एडवर्ब्स जो हैं वो कई तरह के होते हैं, ठीक है। अब मैंने मान लीजिए एक वेरी होता है एडजेक्टिव, ये सॉरी एडवर्ब वेरी है। अब वेरी की कोई सुपरलेटिव पॉजिटिव डिग्री थोड़ा ना है, तो वेरी वेरी है बस। क्विकली हो गया, तो क्विकली को क्या लिखेंगे आप? क्विक, क्विकर, क्विकेस्ट, क्विकली लेकिन एक अलग वर्ड है, ये भी एडवर्ब है, तो इसकी कोई ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकंड है एडवर्ब मॉडिफाइज अ वर्ब एन एडजेक्टिव एंड एन एडवर्ब, ये करेक्ट है, ये डेफिनेशन ही है एडवर्ब की, तो इसमें दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। ओनली टू, नो। इसमें दो करेक्ट हैं, ये भी करेक्ट है इसमें, ये भी करेक्ट है इसमें, ठीक है। ओनली टू ऑप्शंस आर करेक्ट, नॉट ऑल थ्री, नॉट ओनली वन। सवाल नंबर 16 है, उसमें कॉलन, सेमी कॉलन, एपिस्ट्रॉफी का यूजेज के बारे में सवाल है। पहला है सेमी कॉलन, इट इज़ यूज टू सेपरेट टू रिलेटेड सेंटेंसेज वेयर देयर इज़ नो कंजंक्शन। इसका एग्जाम्पल देना ही पड़ेगा मेरे को आपको। ही मिस्ड द ट्रेन, ओके, ये लग गया सेमी कॉलन। ही अराइव्ड लेट, ये करेक्ट एग्जाम्पल है जहाँ पे सेमी कॉलन लग सकता है। इट इज़ यूज टू सेपरेट टू रिलेटेड सेंटेंसेज वेयर देर इज़ नो कंजंक्शन, बिल्कुल करेक्ट। यहाँ पे इस कॉलन सेमी कॉलन की जगह हम एंड लिख सकते थे, ही मिस द ट्रेन एंड ही, या फिर बिकॉज ही अराइव लेट, तो कंजंक्शन हटा दिया। लेकिन रिलेटेड सेंटेंसेस ज़रूर हैं ये कॉलन में आपको दिखेगा कि एकदम उल्टा होता है। कॉलन इज़ यूज टू कंबाइन स्टेटमेंट्स विच आर सिमिलर इन नेचर, नहीं, कॉलन के बाद जो है वो सिमिलर नहीं होता है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ आपको मैं, ही हैज़ टू हॉबीज़, अब ये डिनोट करेगा कौन सी हॉबीज़ हैं, पहला रीडिंग, दूसरा सिंगिंग, ठीक है। दो हॉबीज़ हैं, रीडिंग एंड सिंगिंग, लेकिन ये दोनों जो हैं, ये दोनों जो पार्ट्स हैं ये अलग अलग हो गए, ये रिलेटेड नहीं है। ही मिस द ट्रेन जो है ही अराइव लेट से रिलेट करता है, लेकिन यहाँ नहीं करेगा वो, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। ही सैड आई विल रिटर्न सून, ही सैड, फिर कॉलन लग गया आई विल रिटर्न सून, तो आई विल रिटर्न सून अलग है, ही सैड अलग है, ये इंटर रिलेट नहीं कर रहे हैं, ओके। तीसरा है एपिस्ट्रॉफी इज यूज इन जेनेटिव फॉर्म्स, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स एंड एब्रीविएशंस। जेनेटिव फॉर्म क्या होती है पहले ये समझना पड़ेगा आपको। जैसे राहुल्स कार, ये जेनेटिव फॉर्म है, जेनेटिव मतलब होता है पोजेशन, ओके। तो राहुल की कार हो गया, तो दिस इज कॉल्ड जेनेटिव फॉर्म। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है शॉर्ट फॉर्म, जैसे आई एम लिखते हैं ना हम, कैसे लिखते हैं आई एम, ये एपिस्ट्रॉफी लग गया ना इसमें, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है जहाँ पे शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। अब एब्रीवेशन जो है, एब्रीवेशन में भी यूज़ होता है ये, जैसे सन 1999 को फॉर्मली डैश 99 भी लिखते हैं, तो ये एब्रीवेशन, सॉरी ये जो है यूज़ हो गया यहाँ पे एपिस्ट्रॉफी। तो हाँ, एपिस्ट्रॉफी का इस्तेमाल इन तीनों चीज़ों में होता है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा पहला और तीसरा इसमें करेक्ट है। ओनली टू पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। Coming to the question number 17, consider the following sentences. So much can be gained from a single act of goodwill. The above sentence is an example of which form of adjective? चार दे रखे हैं, शॉर्ट में आपको बता देता हूँ पहले। कार्डिनल एडजेक्टिव कौन से होते हैं, जैसे ऐसे एडजेक्टिव जो नंबर बताते हैं, ठीक है। जैसे आई हैव वन बुक और आई हैव थ्री बुक्स, तो इसमें वन और थ्री क्या हो गया, ये नंबर बता रहे हैं ना, वन टू थ्री, ये हो गया कार्डिनल एडजेक्टिव्स, कार्डिनल एडजेक्टिव्स, ओके, नंबर बता रहा है। ऑर्डिनल होता है जिसमें इस्तेमाल होता है फर्स्ट सेकंड, जैसे बोल सकते हैं कि रहीम वॉन द फर्स्ट प्राइज, ठीक है, या गीता वॉन द थर्ड प्राइज, शी केम थर्ड इन द रेस। फर्स्ट हो गया, थर्ड हो गया, ये हो गया ऑर्डिनल्स। मल्टीप्लिकेटिव हो गए मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स, ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव का मतलब। एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे
सिंगल फोल्ड, डबल फोल्ड, ट्रिपल फोल्ड, तो सिंगल डबल ट्रिपल इसमें मल्टीप्लिकेटिव हो गए। ओके। इनडेफिनेट जिसमें कुछ वेग है, स्पेसिफिक नहीं है, जैसे आपने बोल दिया सम डे, एनी डे, सम पीपल, सो मच, ये सब इनडेफिनेट में आता है। इसका आंसर जो है इनडेफिनेट हो जाएगा। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सवाल भी है क्योंकि इसमें सो मच एक एडजेक्टिव है और सिंगल भी इसमें इस्तेमाल हो रखा है, तो आप इसमें मल्टीप्लिकेटिव और इंडेफिनेट में कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन अगर आप इसका अर्थ देखेंगे तो ये हो जाएगा सो मच कैन बी गेन्ड फ्रॉम अ सिंगल एक्ट ऑफ गुडविल। इसमें सिंगल जो है ना मल्टीप्लिकेटिव नहीं है, इसमें लिखा हुआ सो मच जो ऑलरेडी इंडेफिनिट है, कैन बी गेन्ड काफ़ी कुछ हासिल हो सकता है फ्रॉम अ सिंगल एक्ट ऑफ गुडविल, तो सिंगल इसमें एनी के फॉर्म में है कि काफ़ी कुछ हासिल हो सकता है किसी भी एक्ट ऑफ गुडविल में। ये डबल एक्ट ऑफ गुडविल या फिर ट्रिपल एक्ट ऑफ गुडविल ऐसा अर्थ नहीं बन रहा है ना इसमें। अगर सिंगल की जगह आप डबल और ट्रिपल एक्ट ऑफ गुडविल लगाते और वो सेंटेंस अच्छा समझ में आता तब आप इसमें मल्टीप्लिकेटिव यूज़ कर सकते थे, लेकिन इनडेफिनिट ही यूज़ होगा। दोनों को दोनों एडजेक्टिव्स इसमें इनडेफिनिट हैं बिकॉज दे आर नॉट डिनोटिंग एनी नंबर, एनी ऑर्डर, नथिंग लाइक दैट। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है ऑर्डर आ रहा था। अगले सवाल पे आएंगे हम लोग। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स सेंटेंस विद a blank to fill in, most appropriate word to fill in। अब ये जो हैं प्रपोजिशंस हैं, अबाइड के साथ इन नहीं लगता है। मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी मस्ट अबाइड बाय आएगा इसमें, अबाइड बाय, ठीक है। तो हर जैसे अबाइड है उसका इन नहीं लगता है, अबाइड के साथ बाय ही लगेगा, तो ये तो खैर ध्यान में ही रखना होता है। कैंडिडेट्स मस्ट कंप्लाई विद द रूल्स ऑफ द एग्जामिनेशन, तो ये करेक्ट है, कंप्लाई से विद आता है, कंप्लाई विद द रूल्स। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन योर प्राइवेसी नहीं होता है ये, ठीक है। आई वुड नॉट इंट्रूड, just give me a moment, every man must be fully alive too, fully alive too। I would not intrude in your privacy होगा यहाँ पे भी, ठीक है। तो सेकंड और फोर्थ इसमें करेक्ट है। एवरी मैन मस्ट बी फुली अलाइव टू हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ओके, यानी कि उसको सजग रहना होता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के प्रति, फॉर नहीं आता उसमें। आई वुड नॉट इंट्रूड इन योर प्राइवेसी, ऑन नहीं आएगा उसमें, ऑन आता ही नहीं है इंट्रूड के साथ। कंप्लाई के साथ विद आएगा, अबाइड के साथ बाय आएगा, तो पहला और चौथा इसमें करेक्ट है, ओनली टू वुड बी करेक्ट आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 19, कंसिडर द फॉलोइंग वर्ड्स, इनमें से मिस स्पेल्ड कौन से हैं ये बताने हैं। होल्ड ऑन। अपॉलिंग, ये गलत है। डबल एल आना चाहिए। कंसीव इसमें करेक्ट है, ये एकदम करेक्टली स्पेल्ड है। लीजरली में भी ई पहले आएगा और आई बाद में आएगा। वर्डशिप में भी डबल पी आता है, ठीक है। पहला एक सिर्फ करेक्ट है इसमें। कंसिडर द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद अ ब्लैंक टू बी फिल्ड इन। पहला है साउंड एजुकेशन इज टू द पीपल्स इन द इंस्टीट्यूशन। तो एजुकेशन क्या करी जाती है, वो डिस्पेंस करी जाती है। साउंड एजुकेशन इज डिस्पेंस, डिस्पेंस का मतलब खैर वितरण करना होता है। तो शिक्षा हो गई, स्किल्स हो गई, नॉलेज हो गया, ये जो शब्द हैं ये डिस्पेंस किए जाते हैं, ठीक है। कंसीडर्ड मतलब होता है अनविलिंगली एक्सेप्ट करना। अनविलिंगली मतलब बिना इच्छा के एक्सेप्ट करना, जैसे द कैंडिडेट कंसीडर्ड हिज डिफीट, यानी कि उसने अपनी हार जो है स्वीकार कर ली। फर्निश्ड होता है, जैसे तो होता है एक जैसे फ्लैट फर्निश करना, यानी कि उसमें सुसज्जित करना उसको। तो होटल को फर्निश करना यानी कि उसमें सब चीज़ें हैं, इक्विप्ड विद ऑल द सप्लायर्स, उसे कहते हैं फर्निश करना। एक और होता है, जैसे मान लीजिए चिकन है, या चिकन एंड एग्स फर्निश प्रोटीन, यानी कि वो प्रोवाइड कराते हैं प्रोटीन को, ठीक है। तो ऐसा भी इसका यूज़ होता है, दो टाइप में यूज़ होता है फर्निश वर्ड का मतलब। ओ आई एम सॉरी, ये डिस्पेंस नहीं होगा, मैं तो लास्ट ऑप्शन देखा ही नहीं, ये क्लोजली रिलेटेड ज़रूर था, ठीक है। इम्पार्टेड, ये जो स्किल्स हैं और नॉलेज है ये इम्पार्ट करे जाते हैं। मैं इसमें कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा माई सेल्फ, होल्ड ऑन। सो नॉलेज मस्ट बी इम्पार्टेड। एजुकेशन और एजुकेशन हो गया, वैल्यूज़ हो गया, विजडम,
education, values, these things are imparted. Sound education is imparted to pupil, dispensed नहीं. ठीक है, डिस्पेंस मतलब वितरण करना होता है. तो मेडिसिन को आप वितरण कर सकते हैं, सप्लाईज को वितरण कर सकते हैं आप. ठीक है, सप्लाईज, मेडिसिन. जैसे गजा में हमले चल रहे थे तो भारत ने वहाँ पे काफ़ी सारी मेडिसिन का डिस्पेंसेशन करा था. हालांकि यूएन के मेंबर्स जो थे रेड क्रॉस वाले उन्होंने करा था, पर भारत ने पहुँचाई थी वहाँ पे दवाइयाँ. खैर फिलहाल, नॉलेज विल बी इम्पार्टेड, एजुकेशन विल बी इम्पार्टेड टू द पीपल. अगले सवाल पे आएंगे, सवाल नंबर 22. ही हैज़ डन वट बाय एस्टेब्लिशिंग द फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन इंडिया. उसने पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोली है भारत में, तो उसने क्या किया. पहला ऑप्शन है क्रिएटेड अ जॉनर. क्रिएटेड जॉनर का मतलब होता है नई शैली बनाना. आपने सुना होगा कि ये गाना इस जॉनर का है, रॉक जॉनर का है या फिर पॉप का है, तो वो नई कला शैली होती है. शैली या कला, वो भी नई. ठीक है, बनाना, नई शैली बनाना, उसको कहते हैं क्रिएटेड अ जॉनर. इनिशिएटेड यार्डस्टिक कुछ होता नहीं है. यार्डस्टिक का मतलब मैं ज़रूर बता देता हूँ आपको. इसका मीनिंग होता है स्टैंडर्ड सेट करना. स्टैंडर्ड, एक मापदंड, ये इसका करेक्ट मीनिंग है, मापदंड. ठीक है. फिलहाल इस वाले सेंटेंस में आएगा मेड हिस्ट्री. ही हैज़ मेड हिस्ट्री बाय एस्टेब्लिशिंग द फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी. डिज़ाइंड माइलस्टोन भी नहीं होता, माइलस्टोन अलग चीज़ हो गई. डिज़ाइन नहीं करा जाता, ये कोई फ्रेज़ नहीं है. सवाल नंबर 23 में आएंगे. पर्सन हु इज़ बॉर्न इन टू अ रिच, फेमस और इम्पोर्टेंट फैमिली इज कॉल्ड, उसको साइन कहते हैं. साइन ऑफ अंबानी फैमिली या फिर द साइन ऑफ बिरला फैमिली, ऐसे. ठीक है. हु इज़ बॉर्न टू अ रिच एंड फेमस एंड इम्पोर्टेंट फैमिली, बड़े कॉर्पोरेट घराने का जो व्यक्ति है. और का मतलब भी देखते हैं. फैक्टोटम क्या होता है. फैक्टोटम ये होता है हैंडीमैन. हैंडीमैन या फिर मल्टीटास्कर या फिर कहते हैं ऑड मैन जॉब. यानी कि किसी फैक्ट्री में एक आदमी है जो क्लीनिंग भी कर रहा है, वो क्या बोलते हैं मशीनें भी चला रहा है, वो थोड़ा क्लैरिकल काम भी कर दे रहा है, तो फिर वो हो गया फैक्टोटम. वॉरमोंगर होता है युद्ध भड़काने वाला व्यक्ति, जिसको युद्ध करने में मज़ा आए, युद्ध भड़काने वाला. ठीक है. रेक्विसेंट हो गया अ पर्सन हु डिसओबेज द अथॉरिटी. डिसओबेज द अथॉरिटी यानी कि नियमों को नहीं मानने वाला. दैट पर्सन विल बी कॉल्ड रेक्यूसेंट. फिलहाल साइन इसका आंसर है. सवाल नंबर 24 है. इफ़ योर बॉस कंटिन्यूअली प्रेजेज यू फॉर मेटिकुलस अटेंशन टू डिटेल एंड पोलाइट कंडक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब्स यू. इन चार ऑप्शंस में से मेटिकुलस अटेंशन टू डिटेल और पोलाइट कंडक्ट दिखाने वाला व्यक्ति को क्या कहेंगे. पहले ये चार ऑप्शन देख लेते हैं. पेरेम्ट्री. पेरेम्ट्री मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो अपने हुक्म चलाए, हुक्म चलाने वाला. द बॉसी इन द नेचर. ठीक है. ये नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव वर्ड है ये. बॉसी, डिक्टोरियल, काफ़ी जो डिक्टेटर की तरह रहता है वो व्यक्ति. मेटिकुलस का खुद का मीनिंग बताऊँ क्या होता है. इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली केयरफुल एंड पेइंग अटेंशन टू डिटेल. मेटिकुलस का मतलब भी यही है, केयरफुल एंड पेइंग एक्सट्रीम अटेंशन टू डिटेल. देख लेते हैं इसमें. परफंक्ट्री, ये भी एक ऊपर ऊपर का वर्ड है. सॉरी, ये जो वर्ड है ये भी हल्का सा नेगेटिव की तरफ जाता है. ऊपर ऊपर के देखना है ऐसे, तो मेटिकुलस का ऑपोजिट हो जाएगा ये. जैसे मेटिकुलसली तुम देख रहे हो तो इसमें अटेंशन देता ही नहीं हो, हल्के ऊपर ऊपर से देख लेगा, सुपरफिशियल वॉच करेगा वो. पंक्चुअलियस इसका मीनिंग होता है, इसका मतलब भी यही है, जो अ पर्सन हु फॉलोज रूल्स, फॉलोज etiquettes properly, pays great attention to detail. ठीक है. दैट पर्सन विल बी कॉल्ड पंक्चुअलस. पंक्चुअलियस. अब आएंगे प्रोफिशिएंट पे. प्रोफिशिएंट होता है किसी काम में निपुण होना, निपुण. तो अगर कोई प्रोफिशिएंट है पढ़ाने में तो वो एक बहुत ही अच्छा टीचर है. कोई बंदा प्रोफिशिएंट है इंग्लिश बोलने में तो ही इज़ अ वेरी फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर. ऐसे निपुण, किसी स्किल में गुड एट समथिंग, सम स्किल. आगे आएंगे. सिनोनिम बताना है अंडरलाइन वर्ड का. द लैंग्विड स्टूडेंट वॉज ऑलवेज लेट टू द क्लास. लैंग्विड, लैंग्विड मतलब होता है सुस्त, आलसी. ठीक है. शोइंग डिस्क्लिनेशन फॉर फिजिकल एफर्ट, जो मतलब काम ही नहीं करना चाहता है, फिजिकल एफर्ट मारना ही नहीं चाह रहा है, उसे लैंग्विड कहेंगे. तो ऑलवेज लेट ही होएगा क्लास में आते हुए. अब इसका मतलब बताना है. लेमेंट का मतलब होता है शोक में रहना, शोक मनाना. और लेमेंटिंग विडो आप सुन सकते हैं.
जो अपने पति की मौत पे दुख जता रही है, शोक व्यक्त कर रही है, दैट वुड बी कॉल्ड लेमेंटिंग। इनडिफरेंट मतलब होता है जिसको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, नॉट इंटरेस्टेड, उदासीन। इसमें लैंग्वेज का को जो अर्थ है वो सबसे नियरेस्ट जो है ना, इनडिफरेंट ही है इन चारों ऑप्शंस में। सो आप इनडिफरेंट मार्क करके आएंगे। एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है लैंग्वेज का, मतलब है यू हैव टू फाइंड द नियरेस्ट वन। डिफ़िकल्ट हो गया, आसान नहीं है जो, ये नहीं आएगा। एंगेज मतलब व्यस्त होना किसी चीज़ में, ये भी नहीं आएगा इसमें। अगले सवाल की तरफ आएंगे, इसका एंटोनिम बताना है, उल्टा वर्ड, ठीक है। देर इज पॉसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ दिस आइटम। पॉसिटी मतलब होता है स्केयर सिटी, यानी कि कोई भी चीज़ कम होना, ठीक है। इसका हो जाएगा एबंडेंस। एंटोनिम है पॉसिटी, स्केयर सिटी होता है, तो एबंडेंस मतलब होता है अत्यधिकता होना। कोई चीज़ अगर अत्यधिक है, ज़रूरत से ज़्यादा है, तो एबंडेंस। जैसे नाइट्रोजन हमारे एनवायरनमेंट में अत्यधिक है, देयर इज एबंडेंट नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। स्कार्सिटी इसका सिनोनिम है, डेफिशिएंसी भी इसका सिनोनिम है। इनएडिक्वेसी, एडुकेट नहीं है जो, विच इज़ नॉट प्रॉपर, नॉट इनफ, दैट इज ऑल्सो synonym of paucity, somewhere near it. Coming to question number 27, fill in the blanks. Following sentences using one of the words that follow. The policeman was running very fast. तो किसके बिहाइंड ही आएगा इसमें, चोर के पीछे भाग रहा था। फॉर इनटू द थीफ नहीं आएगा, वो चोर में घुस नहीं रहा है तो इनटू नहीं आएगा। ही इज़ रनिंग वेरी फास्ट फॉर द थीफ, यानी कि वो चोर के लिए भाग रहा है, नहीं, ठीक है। अनटू टाइम के साथ आता है, अनटू द फाइनल ब्रेथ, अनटू द लास्ट टाइम, ऐसे बिहाइंड आएगा इसका अर्थ। सवाल नंबर 28 पे आएंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यू हैव टू चूज। पहले तो इसमें बताना है विच ऑफ द अबव सेंटेंसेस आर ग्रामेटिकली करेक्ट, कौन से ग्रामेटिकली करेक्ट हैं। यू हैव टू चूज विद इन ब्रेड एंड मिल्क, ये बिटवीन आएगा यहाँ पे। ब्रेड एंड मिल्क के बीच में, उसके अंदर थोड़ना है। विद इन का मतलब होता है उसके भीतर, अंदर। बिटवीन मतलब उन दोनों में से किसी एक को चूज करना है, तो ये वाला सेंटेंस करेक्ट है। चिल्ड्रन आर स्टैंडिंग इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, ठीक है। स्टैंड से कॉर्नर में खड़े होते हैं तो इन द कॉर्नर ही आता है, एट द कॉर्नर नहीं आता है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि लैंग्वेज तो सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है। आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल्स देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेस देखेंगे, रोज़ एक हैबिट बना लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि जो कॉर्नर के साथ जो है इन आ रहा था, मैंने वो आर्टिकल पढ़ा था उसमें सेंटेंसेस कई बार आए थे, इसमें इन आ रहा था कॉर्नर के साथ, तो आपको ऐसे ध्यान रहेगा वो। ये करेक्ट है। whom do you think won the prize? पहले तो ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये करेक्ट है। इसमें हु आएगा। हुम और हु में थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस समझा देता हूँ हल्का सा। ही वॉन द प्राइज, हिम वॉन द प्राइज, ये सवाल है, ठीक है। अगर इसका आंसर आ रहा है ही वॉन द प्राइज, तो ही जो है हु आना चाहिए इसके रिप्लेसमेंट में। अगर इसका ऑब्जेक्ट होता, अगर उसका आंसर ऐसा कुछ होता कि हिम वॉन द प्राइज, तब ये करेक्ट होता हुम, क्योंकि हुम के आंसर में हिम आना चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए, जो नहीं है, जो गलत है। इसके आंसर में ही आ रहा है, तो ये हु हो जाएगा यहाँ पे, तीसरा वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि whom should I speak to regarding this issue, whom should I speak to regarding this issue, ये एक सवाल है। इसका आंसर हो जाएगा whom should I speak to, you should speak to him, you should speak to him, तब whom करेक्ट है, फिलहाल who करेक्ट है। 29th क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ही इज हेड एंड शोल्डर्स अबव एवरीवन इन द ग्रुप। इसका मतलब है टू बी ऑल टुगेदर सुपीरियर टू, ठीक है। ही इज़ हेड एंड शोल्डर्स, ये एक फ्रेज हो गया, यहाँ पे ईडियम होता है ऐसे। तो वो बाकी लोगों से अबव है, उनसे सुपीरियर है, उनके मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, हाई वो इंटेलिजेंट है, बेटर है उनसे, तो हेड एंड शोल्डर्स ऐसे यूज़ होएगा। अगले सवाल में आएंगे, कंसिडर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। 3 सेंटेंस हैं, इनमें से बताना है कि आर्टिकल कहाँ पे रिक्वायर्ड है। पहला है मैन इज़ मॉर्टल, ये एक जनरल सेंटेंस है, जनरल सेंटेंसेस में नहीं आएगा मैन इज़ मॉर्टल, अर्थ इज़ राउंड, ठीक है। तो इन सेंटेंसेस में द नहीं आएगा। सेकंड है गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल, ये भी एक जनरल सेंटेंस है। गोल्ड जो है मटीरियल नाउन है, मटीरियल नाउन है, ठीक है। ये भी
ये भी करेक्ट है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है। अब तीसरा है कॉटन ग्रोज इन इंडिया, ये पर्टिकुलर कॉटन की बात नहीं करी है, कॉटन भी इसमें जनरल सेंटेंस है, मटेरियल नाउन है, तीसरा भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे आर्टिकल कब आता, जैसे मतलब मान लीजिए कि उसने बोल रहा होता द गोल्ड ही परचेज्ड yesterday turned out to be fake। तो ये एक पर्टिकुलर गोल्ड की बात कर रहा है, जो गोल्ड उसने कल खरीदा, द गोल्ड ही परचेज्ड yesterday, वो निकला नकली, तो तब आएगा द, एक जनरल सेंटेंस में नहीं आएगा। तो तीनों ही करेक्ट हैं, इसमें किसी में भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, हम अपने क्वेश्चन नंबर 31 से आगे बढ़ेंगे। ये एक पैसेज है, ये पैसेज मैंने ऐड बाद में किया, तो यहाँ से देख सकते हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं। और एक क्वेश्चन नंबर 31 जो है पैसेज रिलेटेड है। ठीक है, तो फिर द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट डिवॉल्व्स ऑन द प्रेस इज़ वेरी ग्रेट, द फ्रीडम ऑफ द प्रेस enjoys a sacred privilege, but it must not be exercised to serve communal and sectional interest. Passions and prejudices must not be allowed to dominate this privilege. It should not be abused to foster a partisan spirit and encourage vociferous tendencies. It should mirror public opinion, but it also should guard public welfare. It must remember to exercise restraint and wisdom while throwing light on contemporary events. तो सवाल है कि which one statements of the among the below best reflects the critical message conveyed by the author of the passage। तो इसमें दो चार चीज़ें बताया तो मैं आपको, ये लिखा हुआ है जैसे द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट डिवॉल्व्स ऑन द प्रेस, यानी कि डिवॉल्व का मतलब होता है टू पास डाउन एज रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको शब्दों के अर्थ भी पता होने चाहिए। डिवॉल्व्स पास डाउन एज रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो फिर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेस को जाती है, जो प्रेस के पास है, ये मीडिया से रिलेशन है इस प्रेस का, इज़ वेरी ग्रेट, वो काफ़ी ज़्यादा है। द फ्रीडम ऑफ द प्रेस एन्जॉयज अ सीक्रेट प्रिविलेज, ये एक प्रिविलेज एन्जॉय करती है, बट इट मस्ट नॉट बी एक्सरसाइज टू सर्व कम्युनल एंड सेक्शनल इंटरेस्ट, यानी कि कम्युनल जो विभाजनकारी हैं, समाज में समाज को बांटने वाले जो हैं, वैसे इंटरेस्ट को इनको एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो पैशन इन प्रेजुडाइजेस, यानी कि प्रेजुडाइजेस हो गए अगर आप किसी पंथ या फिर किसी विचारधारा के प्रति इंक्लाइंड हैं, बायस्ड हैं अगर आप, तो उसको प्रेजुडाइजेस कहते हैं। और पैशन हो गया मतलब एक्साइटमेंट, पैशन मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनली, अगर आप बायस्ड हैं तो इमोशनली और क्या बोलते हैं, कम्युनली अगर आप बायस्ड हैं, तो दिस मस्ट नॉट बी अलाउड टू डोमिनेट दिस प्रिविलेजेस, यानी कि जो प्रेस के पास प्रिविलेज है, तो पैशन एंड प्रेजुडाइजेस यानी कि बायस अलाउड नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी अब्यूज्ड, जो ये प्रिविलेज है इसको अब्यूज़ नहीं करा जाना चाहिए। टू फॉस्टर अ पार्टीसन स्पिरिट, यानी कि विभाजनकारी स्पिरिट, एंड एनकरेज फिसिपेरस टेंडेंसीज, फिसिपेरस भी विभाजनकारी ही होता है। ठीक है। इट शुड मिरर पब्लिक ओपिनियन, यानी कि पब्लिक का जो ओपिनियन है ये वो दिखाएंगे। बट इट ऑल्सो शुड गार्ड पब्लिक वेलफेयर, यानी कि पब्लिक वेलफेयर भी इनको दिखाना चाहिए पब्लिक ओपिनियन के साथ साथ। इट मस्ट रिमेंबर टू एक्सरसाइज रेस्ट्रेंट एंड विजडम वाइल थ्रोइंग लाइट ऑन कंटेम्प्रेरी इवेंट्स। कंटेम्प्रेरी इवेंट्स हो गए जो आजकल चलते हैं, समसामयिक इवेंट्स जो हैं उनके ऊपर प्रकाश तो डालेगा ही ये, पर इसको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इसको रेस्ट्रेंट, थोड़ा कंट्रोल में भी रखना चाहिए खुद को, प्रेस को। ठीक है, तो क्रिटिकल मैसेज देख लेते हैं। द प्रेस मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल एज इट शेप्स पब्लिक ओपिनियन। सेकंड, द प्रेस इज गार्डियन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तीसरा है द प्रेस इज एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन एंड इज फ्री टू इन्फ्लुएंस पीपल्स वे ऑफ थिंकिंग। चौथा है द ओनली टास्क ऑफ प्रेस इज टू रिपोर्ट इवेंट्स हैपनिंग अराउंड। तो ये तो है नहीं, क्योंकि ऐसा स्टेज दिया नहीं है यहाँ पे, जो हमारे पास पैसेज है उसके हिसाब से ये करेक्ट नहीं है। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होएगा वो ये होगा, प्रेस इज एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन एंड इज़ फ्री टू इन्फ्लुएंस पीपल्स वे ऑफ थिंकिंग, ये भी नहीं कह रहा वो। ठीक है, ये वाली बात तो आई नहीं कहीं पे कि प्रेस इज़ फ्री टू इन्फ्लुएंस पीपल्स वे ऑफ थिंकिंग, वो ये लिखा ही नहीं है यहाँ पे, तो इसको क्रॉस करेंगे। द प्रेस इज़ द गार्जियन ऑफ फ्रीडम। देखिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन प्रेस एक्सरसाइज करती है, लेकिन वो गार्जियन है इसका, ये भी लिखा नहीं है। ठीक है, ये पहला वाला ही ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा।
क्योंकि इसमें प्रेस को जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं प्रेस की उसके ऊपर डिस्कशन करा गया है, तो मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल ये एकदम इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि और ये भी लिखा है कि क्यों करना चाहिए, क्यों होना चाहिए उसको रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज इट शेप्स पब्लिक ओपिनियन, ये इसमें आ रखा है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 32, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ही रिग्रेटेड फॉर हिज मिस्टेक्स, इसमें बताना है कि ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा है। ही रिग्रेटेड, फॉर नहीं आता, ठीक है। ही रिग्रेटेड हिज मिस्टेक, या तो ये आएगा या फिर आएगा ही रिग्रेटेड मेकिंग मिस्टेक, ठीक है। तो पहला वाला रॉन्ग है। यू ऑट टू मेक एक्सरसाइज डेली, तो ऑट टू डू होता है, ऑट के साथ टू आएगा, वो तो करेक्ट है, पर मेक नहीं होता एक्सरसाइज। एक्सरसाइज कैसे करते हैं, यू शुड डू द एक्सरसाइज, ठीक है। ये भी इनकरेक्ट। तीसरा है दिस हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर अ वाइल, ये एकदम करेक्ट है, इसको ऐसा ही लिखा जाता है। थर्ड ओनली विल बी करेक्ट। नीचे स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट है। ही इज़ नाउ अशेम्ड फ्रॉम हिज कंडक्ट, अशेम्ड के साथ ऑफ आएगा, अशेम ऑफ, ठीक है। ही इज़ नाउ अशेम्ड ऑफ हिज कंडक्ट, हाँ ये करेक्ट है। आई कॉन्ग्रेचुलेट फॉर योर सक्सेस, देखिए फॉर नहीं आता, ऑन आता है। तो कॉन्ग्रेचुलेट अगर आप कर रहे हैं किसी को तो उसकी सक्सेस के ऊपर करेंगे, ऑन योर सक्सेस, ठीक है। तो सेकंड एंड फोर्थ विल बी करेक्ट हियर। 34th क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नो लेस देन 70 पीपल वर हर्ट इन द एक्सीडेंट, ये करेक्ट है। नो लेस देन 70 पीपल, ये नो लेस जो है मतलब कम से कम 70 लोग जो हैं हर्ट हुए थे एक्सीडेंट में, तो ये करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर है, इसको ऐसे ही नो लेस देन 70 ऐसा ही आता है, नो लेस का इस्तेमाल ऐसे ही होता है। दूसरा है वन मस्ट फिनिश हिज ड्यूटी ऑन टाइम, ये आपको करेक्ट लग सकता है पर ये नहीं है। अगर यहाँ पे वन आ रखा है सब्जेक्ट, तो फिर वन मस्ट फिनिश ऑब्जेक्ट जो है वो हो जाएगा वंस ड्यूटी, वन मस्ट फिनिश वंस ड्यूटी ऑन टाइम। अगर यहाँ पे हिज ही रहता, ही मस्ट फिनिश हिज ड्यूटी, तब ये करेक्ट होता, लेकिन वन है तो वन आएगा। तीसरा है ही टुक ऑफ स्वेटर, ये करेक्ट सेंटेंस है, पहला और तीसरा इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब आएंगे हम सवाल नंबर 35 की तरफ। 35th क्वेश्चन, द टीचर हैज़ बिकम सो स्टर्न दैट हिज पॉपुलैरिटी इज़ ऑन द वेन, इसका अर्थ बताना है, देख लेते हैं। पहले तो बता देता हूँ मैं, सो स्टर्न, स्टर्न मतलब होता है बीइंग स्ट्रिक्ट, ठीक है। ऑन द वेन मतलब डिक्रीजिंग, डिग्रेडिंग, मतलब वो नीचे जा रही है, ऑन द वेन, तब तो समझ ही गए होंगे आप। अ टीचर्स इंक्रीजिंग पॉपुलैरिटी हैज़ मेड हिम मोर स्ट्रिक्ट, नो, इंक्रीजिंग पॉपुलैरिटी की बात नहीं है। द टीचर्स डिक्रीजिंग इन स्ट्रिक्टनेस बढ़ रही है, अगर आप सेंटेंस देखें। द टीचर्स इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टनेस हैज़ मेड हिम मोर पॉपुलर, नहीं, उसकी लेस पॉपुलर कराया उसको। द टीचर्स इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टनेस हैज़ मेड हिम लेस पॉपुलर, ये करेक्ट हो जाएगा। 36 क्वेश्चन है, ही बेयर्स हिज ट्रबल्स ब्रेवली, नेवर बेग्स फॉर सिंपैथी, never yields to sorrow and never shows pain. What is the most appropriate word who describes him? That describes him. तो देख लीजिए इसमें, अपने जो भी ट्रबल्स हैं उनको बहादुरी से फेस करता है, भीख नहीं मांगता, सिंपैथी की, ठीक है, कभी भी दुखों के आगे झुकता नहीं है, हार नहीं मानता, यील्ड करना एकदम हार मान जाना होता है, एंड नेवर शोज पेन, तो स्टोइकल होते हैं ऐसे पीपल, ठीक है। स्टोइक पर्सनैलिटी ऐसी होती है जो a person who does not show his sufferings or pain is called a stoic person. विवेशियस का मतलब देख लेते हैं, विवेशियस होता है फुल ऑफ लाइफ या फिर एनर्जेटिक, या फुल ऑफ एनर्जी लाइफ, ये, ठीक है, हमेशा खुश जिंदा दिल रहने वाले लोग। मैग्नानिमस भी होता है वेरी जनरस, काफ़ी बिग हार्टेड आप बोल सकते हो उसको, ही इज़ अ मैग्नानिमस मैन, बिग हार्टेड या फिर जनरस, जनरस मतलब बहुत ज़्यादा खुले खुले हाथ से लोगों को दान करने वाला भी बोलते हैं जनरस। एफ्यूजिव होता है हु एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग्स ओपनली, एक्सप्रेस ओपनली हिज फीलिंग्स, तो उसको हम बोलेंगे एफ्यूजिव। तो ये ऑपोजिट है इसका, स्टोइकल का। स्टोइक पर्सन शो नहीं करता, ये शो करते हैं। आएंगे हम सवाल नंबर 37 की तरफ। दिस बॉय टेक्स आफ्टर हिज फादर, व्हाट डज इट मीन, तो
बॉय टेक्स आफ्टर एक फ्रेज है, इस फ्रेज का सीधा अर्थ होता है कि वो रिजेंबल करना. सो इफ द बॉय इज टेकिंग आफ्टर हिज फादर, देन uh, he resembles in appearance टू हिज फादर, यानी कि वो अपीयरेंस में, दिखने में, बिहेवियर में, या फिर कैरेक्टर में रिजेंबल करेगा. ठीक है, एक जैसा अपने पिता की तरह. टेक्स आफ्टर फादर, लुक्स काइंड ऑफ सेम, रिजेंबल्स हिज फादर. क्वेश्चन नंबर 38 में आएंगे हम. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इन विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज एन आर्टिकल मिसिंग. हम देखेंगे कि आर्टिकल कौन सा मिसिंग है इसमें. पहला है वी हैपन टू मीट एट द हाउस ऑफ कॉमन फ्रेंड. देखिए इसमें आएगा अ कॉमन फ्रेंड, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर फ्रेंड की बात कर रहे हैं. ए ज़रूर आएगा क्योंकि ये कॉमन फ्रेंड जो है ना, ये एक जनरल सिंगुलर नाउन है. जनरल सिंगुलर नाउन, तो फिर उसके आगे ए आएगा. ठीक है, तो यहाँ मिसिंग है. द बुक यू मैंशनड इज़ आउट ऑफ प्रिंट, ये एकदम करेक्ट है. यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है, कोई आर्टिकल की रिक्वायरमेंट नहीं है. द हिमालयाज लाइट टू नॉर्थ ऑफ इंडिया. देखिए जहाँ पे हम डायरेक्शन बता रहे हैं कि ईस्ट ऑफ द सिटी, नॉर्थ ऑफ द सिटी, ठीक है, वहाँ पे द आएगा. जैसे बोल सकते हैं कि राजस्थान लाइज टू द साउथ ऑफ दिल्ली, लाइज टू द साउथ ऑफ दिल्ली. ठीक है, यहाँ पे आएगा द. हिमालयाज लाई टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया. फर्स्ट एंड थर्ड विल रिक्वायर, दे विल रिक्वायर एन आर्टिकल. अब ये है अफर्मेटिव फॉर्म यहाँ तक है. नेगेटिव फॉर्म यहाँ पे, इसको यहाँ पे लिख दीजिए आप, नेगेटिव फॉर्म. जैसे फुल स्टॉप हो रहा है ना इसमें हर स्टेटमेंट पे, जैसे पहला है, उसके बाद जो अलग सेंटेंस है वो नेगेटिव फॉर्म में है. तो इसमें है ये कि अफर्मेटिव फॉर्म दे रखी है और नेगेटिव फॉर्म दे रखी है एक ही सेंटेंस की, दोनों का मीनिंग सेम आना चाहिए. ठीक है, विच वन ऑफ द पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, ये बताना है हमको. पहला है ही ही इज समटाइम्स फुलिश, ही इज़ नॉट ऑलवेज वाइज. देखिए सेम अर्थ निकाल रहा है ये नेगेटिव फॉर्म में, लेकिन अर्थ सेम निकाल रहा है. एवरी मैन मेक्स मिस्टेक्स समटाइम्स, एवरी मैन डज नॉट मेक मिस्टेक्स. देखिए अर्थ सेम नहीं आ रहा है, ये नेगेटिव सेंटेंस है ज़रूर, अर्थ सेम नहीं है. देखिए इसमें लिखा है पहले वाले में कि एवरी मैन मेक्स मिस्टेक्स समटाइम, कभी कभी वो गलतियाँ करता है. दूसरे वाले में लिखा है कि वो कभी गलती करता ही नहीं है, तो फिर ये गलत हो गया. तीसरा है ही इज़ ग्रेटर देन आई. यहाँ पे लिखा है आई एम नॉट एट एज ग्रेट एज ही, ये भी सेम अर्थ बन रहा है दोनों का. फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्टली मैच्ड. अब ये स्टेटमेंट है और यहाँ पे इसका मीनिंग है. फुल स्टॉप के बाद जो है मीनिंग वाला सेंटेंस है, ये थोड़ा सेपरेट करना हो नहीं पाया उतना. कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम से आपको प्रॉपर मिलेगा. फिलहाल इसको देखें. माई हार्ट इज़ टू फुल फॉर वर्ड्स. अच्छा पहले तो इसमें बताना है कि इसमें कौन से करेक्टली मैच्ड हैं. सेम, इनका मीनिंग सेम आना चाहिए. लिखा है माई हार्ट इज़ टू फुल फॉर वर्ड्स. इसका मीनिंग है माई हार्ट इज़ सो फुल ऑफ वर्ड्स दैट आई एम कंपेल्ड टू टॉक. देखिए सबसे पहले ना यहाँ पे टू फुल आ गया, ऐसे टू आ गया यहाँ पे, ये नेगेटिव अर्थ एनोटेट करता है. ठीक है, ये नेगेटिव मीनिंग निकालेगा, यानी कि मेरा हार्ट इतना भर गया है, मतलब इसका मतलब हुआ माई हार्ट इज़ टू फुल फॉर वर्ड्स, यानी कि मेरे मन में इतने ज़्यादा शब्द आ रहे हैं, इतने ज़्यादा ख्याल आ रहे हैं कि मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ. ये इसका मतलब है. मीनिंग तो इसने उल्टा ही लिख रखा है कि आई एम कंपेल टू टॉक, मतलब मेरी मजबूरी हो गई है, मैं बोलने के लिए मजबूर हो गया हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा है ये. ठीक है, टू फुल आ गया. माई हार्ट इज़ टू फुल टू फॉर वर्ड्स, यानी कि मेरा दिल इतना भर गया है कि मैं कोई शब्द नहीं निकाल पा रहा हूँ. इफ़ यू ईट टू मच यू विल बी इल, डू नॉट ईट टू मच लेस्ट यू विल बी इल. ये वैसे करेक्ट है, पर ये ऑप्शन ये होना चाहिए, लास्ट ऑप्शन है 3 ओनली, ये करेक्ट. ओके ओके, जो लेस्ट है ना, लेस्ट के साथ शुड आता है, विल नहीं आएगा. इफ़ यू ईट टू मच यू विल बी इल, डू नॉट ईट टू मच लेस्ट यू विल बी इल, ये लिखा हुआ ना इसमें, दोनों का अर्थ सेम ही है, पर यहाँ पे शुड आना चाहिए. वैसे देखने में आपको सेम लगेगा, लेकिन लेस्ट के साथ शुड आता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा, ये इसका मीनिंग नहीं है. तीसरा है बट फॉर यू आई शुड हैव कॉट द ट्रेन. बट फॉर यू मतलब होता है इफ़
इट वर नॉट फॉर यू। यानी कि हो सकता है कोई व्यक्ति अपने दोस्त से बोल रहा है कि बट फॉर यू आई शुड हैव कॉट द ट्रेन। यानी कि अगर मैं तेरे साथ नहीं होता, यानी कि उसके साथ वो उसको कुछ काम रहा होगा फॉर एग्जांपल, वो ये बोलना चाह रहा है कि अगर ये तेरा ये काम नहीं होता तो मैं ट्रेन पकड़ लेता, या फिर मैं तेरे साथ नहीं होता अगर उस टाइम पे तो मैं ट्रेन पकड़ लेता। तो बट फॉर यू, इफ़ इट वर नॉट फॉर यू आई शुड हैव कॉट द ट्रेन। तो समझ गए आप इसका मीनिंग? इसका मीनिंग होगा आई शुड हैव कॉट द ट्रेन टू बी विद यू। नहीं, टू बी विद यू तो बोल ही नहीं रहा है ये कह रहा है कि आई शुड हैव कॉट द ट्रेन इफ़ इट वर नॉट फॉर यू। उसके साथ के लिए नहीं, उसकी वजह से वो ट्रेन नहीं पकड़ पाया। तो ये भी मीनिंग नहीं डिनोट कर रहा है, इसमें नन होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। और कोई भी इसमें करेक्ट नहीं है। हाँ, ये ज़रूर करेक्ट होता अगर इसमें ये विल की जगह शुड होता, तो सेकंड वाला करेक्ट होता एकदम, लेस्ट के साथ शुड आएगा। आगे बढ़ेंगे हम। 41th क्वेश्चन है, इन फॉलोइंग वर्ड्स में से कौन सा अप्रोप्रिएटली डिस्क्राइब करता है पर्सन का कैरेक्टर? देख लेते हैं। ही डज नॉट रिवील हिज थाट्स और फीलिंग्स रेडिली, यानी कि वो आसानी से अपने थाट्स किसी को बताता नहीं है। पहला वर्ड है रेटिसेंट। रेटिसेंट होते हैं जो काफ़ी रिजर्व्ड लोग होते हैं, जो काफ़ी कम बोलते हैं, कम बोलने वाले। ठीक है। इंटेंजिबल मतलब नॉट एबल टू टच फिजिकली, समथिंग दैट कांट बी टच्ड फिजिकली। सो मान लीजिए कोई कह रहा है कि लव इज़ इंटेंजिबल, यानी कि आप प्यार को छू नहीं सकते। यू कैन फील इट बट यू कैन नॉट सी इट। यानी कि लव इज़ इंटेंजिबल, उसको फिजिकली टच नहीं कर सकते, आप इसको महसूस कर सकते हैं पर आप देख नहीं सकते हैं। तो टेंजिबल ऐसा यूज़ होता है। ठीक है। इंटेंजिबल। अपफ्रंट मतलब हुआ ऑनेस्ट एंड ओपन। ऑनेस्ट एंड ओपन जो काफ़ी लोग जो ईमानदार और खुले दिल के होते हैं, जो जो उनका मुंह में आता है बोल देते हैं, मतलब सामने सामने। स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका एकदम करेक्ट मीनिंग है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। दिस काइंड ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड अफ्रंट। ट्रांजिएंट मतलब टेम्पररी। ठीक है। सो आप कह सकते हैं कि ये शॉर्ट लिव्ड। ठीक है। सो आप कह सकते हैं कि एक एग्जांपल है जैसे हर स्टे एट मथुरा वॉज ट्रांजिएंट। यानी कि वो उसका जो मथुरा में रही वो हमेशा के लिए नहीं, वो थोड़े ही समय के लिए थी। खैर इसका जो who does not reveal his thoughts and feeling readily will be a reticent person, reserved कम बोलने वाला। fill in the blanks by choosing the correct option. I think she is busy at the moment because she a wash। अब देखते हैं कि कौन सी फॉर्म आएगी। she is busy, देखिए इज प्रेजेंट में चल रहा है काम। ठीक है, तो यहाँ पे भी पास्ट वाला ऑप्शन नहीं आएगा, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस वाली चल रही है यहाँ पे स्थिति। हैज़ जस्ट भी नहीं आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं। शी इज़ वॉशिंग, ये करेक्ट है। आई थिंक शी इज़ बिजी, वो बिजी है एट द मोमेंट क्योंकि शी इज़ वॉशिंग। शी वॉज वॉशिंग नहीं, शी इज़ वॉशिंग। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 41 है, होल्ड ऑन। वट इज़ द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस? खैर इसमें ये है अंडरलाइन वाला पार्ट, पैडल माई ओन कनू, इसको कनू कहते हैं। ठीक है। इन फ्यूचर आई विल पैडल माई ओन कनू विदाउट सीकिंग सपोर्ट। पहले तो आपको ना ये सेंटेंस देख के भी समझ में आ जाएगा कि अर्थ क्या होना चाहिए। ये एक इडियम है। कैनू वो होती है एक छोटी सी नाव होती है एक, ठीक है, जिसमें एक सिंगल आदमी बैठा रहता है और वो चप्पू से चलाता है उसको। तो वो अपनी कनू जो है उसको खुद ही पैडल करेगा, यानी कि वो खुद ही चलाएगा, चप्पू मारेगा खुद ही। पैडल खैर इसमें पाँव से पैडल करना होता है इसको, तब आगे बढ़ती है। चप्पू भी होता है इसमें। खैर इसका मीनिंग बता रखा है, टू लीन ऑन वंस सिबलिंग फॉर सपोर्ट। बिल्कुल नहीं, इसका मतलब है कि सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना, टू बी सेल्फ इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ रिलायंट। ये इस ईडियम का डायरेक्ट मीनिंग है। ठीक है, और कुछ नहीं होगा इसमें। 44th क्वेश्चन है, इसमें भी अंडरलाइन पार्ट का मीनिंग बताना है। शी वेंट थ्रू एन इमोशनल रोलर कोस्टर, ये है वो अंडरलाइन पार्ट। वाइल अटेंडिंग द tumultuous फैमिली इवेंट, मतलब tumultuous होता है काफ़ी उतार चढ़ाव वाला। ठीक है, हिला देने वाला, झकझोर देने वाला, इस टाइप से। सो इसका सीधा सीधा मीनिंग होगा इमोशनल रोलर कोस्टर, तो हो जाएगा अंडर गोइंग ग्रेट मूड स्विंग्स। ठीक है, ऐसा याद रख ही लेंगे आप। इमोशंस जो है वो रोलर कोस्टर में कभी ऊपर जा रहे हैं कभी नीचे आ रहे हैं।
तो मूड स्विंग ही तो कहेंगे उसको। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है। अभी एक्टिव वॉइस है, ये पैसिव वॉइस इसका है। देखते हैं कि कौन से इसमें करेक्ट हैं। करेक्टली एक्सप्रेस्ड, आई नो यू, आई एम नोन टू यू, नहीं। आपको पता है इसमें ऑब्जेक्ट पहले आएगा, सब्जेक्ट लास्ट में आता है। तो आई नो यू ये होना चाहिए यू आर नोन टू मी, ये करेक्ट होता है, तो ये इनकरेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट। दूसरा है हिज प्रेजेंस इरिटेट्स मी समटाइम्स, तो इसमें मी आ गया ना ऑब्जेक्ट, तो ये जो पैसिव है उसमें ये सब्जेक्ट बन जाता है। आई एम समटाइम्स इरिटेटेड बाय हिज प्रेजेंस, एकदम करेक्ट है, ये सेंटेंस करेक्ट है। तो फिर ये हो गया ओनली 2 इज करेक्ट। आएंगे अगले सवाल की तरफ अपने। ये है 45th क्वेश्चन, होल्ड ऑन। 46th, we were investigating the matter, ओके। वी वर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर, तो ये होना चाहिए था द मैटर वॉज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड बाय अस, क्योंकि ये पास्ट टेंस में कर रहा था ना, तो वॉज आएगा। इज है यहाँ पे, इसलिए ये इनकरेक्ट है। दूसरा है द गवर्नमेंट गेव हिम एन अवार्ड, इसका है ही गॉट एन अवार्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट। गेव हिम एन अवार्ड, ही गॉट, हिम आ गया ना, आगे आ गया, सब्जेक्ट बन गया। ही गॉट एन अवार्ड, पास्ट में चल रहा है, गेव गॉट एन अवार्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट। Second will be correct answer. आगे बढ़ते हैं। 47th, direct and indirect speech. He said to me, please wait here until I return. तो इसमें प्लीज़ आ रखा है, तो इनडायरेक्ट में रिक्वेस्टेड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, ही रिक्वेस्टेड मी टू वेट हेयर until ही रिटर्न, ये करेक्ट होता, एकदम करेक्ट होता, लेकिन जो ये हेयर है ना, ये यहाँ जाके देयर हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में। तो ये सब कुछ ही आपको स्ट्रक्चर करेक्ट लग सकता है, लेकिन ये हेयर की जगह देयर हो जाएगा, तो ये गलत हो गया। दूसरा है द टैक्सी ड्राइवर सेड टू अस वेयर आर यू गोइंग, द टैक्सी ड्राइवर इंक्वायर्ड ऑफ अस वेयर वी वर गोइंग, ये करेक्ट हो जाएगा एकदम। इंक्वायर इस्तेमाल होता है इसमें इनडायरेक्ट में जब वो पूछ रहा है। ठीक है जी, ओनली सेकंड इज करेक्ट एक्सप्रेशन। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 48, ये भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। आई सेड टू हिम गो अवे, आई ऑर्डर्ड हिम टू गो अवे, ये एकदम करेक्ट है, क्योंकि ये एक काइंड ऑफ अथॉरिटी वो बोल रहा है। ठीक है। दूसरा है आई शाउटेड लेट मी गो, आई ऑर्डर्ड हिम टू लेट मी गो, ये इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑर्डर करने जैसा नहीं हो रहा है, वो चिल्लाया। अब ये अनएम्बिगुअस है, मतलब पता नहीं चलेगा आपको कि ये शाउटेड कौन सा शाउट है। ये इसने ऑर्डर दे के शाउट करा कि इसने बचने के लिए, मतलब कहीं घिरा हुआ है, बचने के लिए बोल दिया कि जी चिल्लाया लेट मी गो इस टाइप से, तो अर्थ पता नहीं चल रहा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। हाँ, हालांकि यहाँ पे ऐसा होता है कि आई शाउटेड एट देम टू लेट मी गो, तब ये करेक्ट होता, क्योंकि तब तो हमने सेम उठा के डाल दिया ना, तो दैट्स व्हाई दिस वन इज रॉन्ग, ओनली फर्स्ट वन विल बी करेक्ट। आगे बढ़ेंगे। आगे है इडियम है, इसके मीनिंग बताने हैं आपको। रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, जैसे आपने पत्थर देखा होगा, पत्थर पर काई लगी रहती है, या फिर मॉस होता है लगा हुआ, एक फर्न होता है। ठीक है, तो अगर पत्थर लुढ़कते रहेगा तो उस पर कोई भी काई नहीं जमेगी, कोई भी मॉस नहीं जमेगा उस पर। तो ये इडियम है, इसका मीनिंग है अ पर्सन हु डज नॉट सेटल डाउन विल नॉट अटेन सक्सेस, एग्जैक्टली यही इसका अर्थ है। जो व्यक्ति एक जगह जॉब चेंज करता रहेगा, मूव करता रहेगा, तो वो सेटल नहीं हो पाएगा, वो सक्सेस पा नहीं पाएगा, ये है इसका एग्जैक्ट मीनिंग। तो सेटल डाउन होना, कीप होल्डिंग ऑन एटलीस्ट सम जॉब फॉर अ फ्यू ईयर्स। टू हैव अ बी इन योर बोनेट, ये भी इडियम है। टू टॉक एंड थिंक एक्सेसिवली अबाउट समथिंग, ये एकदम
करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों इसमें करेक्ट हैं। आगे बढ़ेंगे हम। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन। अब देखिए, वी कट इनटू तो आएगा नहीं, वी कट डैश द फेंस एंड स्नक डैश द सीक्रेट प्राइवेट बेसमेंट। देखिए फेंस है, अब फेंस है तो इसके अगर आपको आर पार जाना है तो उसको काट के जाना पड़ेगा ना, तो अक्रॉस, थ्रू, यू विल हैव टू गो थ्रू समथिंग, इसको काट के यू विल हैव टू गो थ्रू दिस फेंस, तो यहाँ पे आएगा थ्रू, वी कट थ्रू द फेंस एंड स्नक इनटू, क्योंकि वो प्राइवेट बेसमेंट के अंदर गए हैं, दैट्स व्हाई इनटू इज यूज्ड हियर, थ्रू एंड इनटू विल बी द करेक्ट आंसर। अब आएंगे मैथ्स की तरफ, देख लेते हैं इन सवालों को भी। इसमें थोड़े अलग टाइप के स्टेटमेंट्स दिए हैं। देखिए, अगर आप इस टाइप की मैथ्स की अच्छी प्रैक्टिस कर लेते तो आपको हमेशा इसको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चंस को, हालांकि मैं आपको थोड़ा बहुत करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। देखिए, इसमें लिखा है, क्वेश्चन है व्हाट आर द नेचुरल नंबर्स एक्स एंड वाई, तो एक्स एंड वाई फाइंड करना है। स्टेटमेंट 1, एक्स कॉमा वाई इज़ ऑड। भाई तो एक्स और वाई तो कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी मतलब आ सकता है। जैसे ये 20 हो गया, ये 10 हो गया, या मान लीजिए 30 हो गया, 10 हो गया, 30/10, तो ये 3 आ गया आंसर, ये ऑड है। लेकिन ये तो 60/20 भी हो सकता है ना, सो दैट्स वाई सिर्फ स्टेटमेंट 1 अगर है हमारे पास तो हम नहीं निकाल पाएंगे, दोनों अगर हैं हमारे पास तब हम ज़रूर निकाल पाएंगे। एक्स वाई इज़ 180, तो कितने पेयर्स ऐसे निकल सकते हैं कि एक्स अपॉन वाई ऑड निकल जाए और एक्स वाई 180 हो जाए। देख लेते हैं, 12-15 हो सकता है, 30-6 हो सकता है, और भी हो सकते हैं कई सारे। ठीक है, अब आप 12/15 करेंगे या 15/12 करेंगे तो ऑड तो आएगा नहीं, ये फ्रैक्शन में आएगा। सिर्फ एक कंडीशन है 30/6, जिनका मल्टीप्लिकेशन 180 है, और 6/5 ये 5 आएगा, 6×5 = 30, तो ये ऑड आ रहा है। सिर्फ एक ही कंडीशन है, तो तब हमको पता चल जाएगा कि एक नंबर 30 है, दूसरा 6 है। सो बाय बोथ टुगेदर दोनों होने चाहिए तभी ये दे पाएगा आंसर। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो स्टेटमेंट्स हैं इसमें। द रेशियो ऑफ द टू नेचुरल नंबर्स इज 29/31। व्हाट आर द टू नंबर्स। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ उसने, HCF इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो यानी कि 4 इसमें कॉमन है HCF, और ये बाकी 29/31 है, प्राइम नंबर्स हो गए। तो इस केस में 29 × 4 और 31 × 4 विल बी द टू नंबर्स। सिर्फ इस स्टेटमेंट से हमको आंसर पता चल जाएगा। सिमिलरली LCM दे रखा है, ये LCM है स्टेटमेंट सेकंड। ठीक है, तो ऑप्शन भी देख लेते हैं पहले। देखिए 1 अलोन से हो जाएगा ना, ठीक है, तो 2 अलोन वाला गलत हो गया। बोथ टुगेदर ये भी गलत है, क्योंकि एक से ही हमको पता चल जा रहा है, तो इसको हम क्यों ही करेंगे। देखिए, अब हमने पूरा सॉल्व नहीं करा, हमने आधे में ही छोड़ दिया सवाल और करेक्ट आंसर मार्क कर दिया पहले ही चेक करने के बाद। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 62। ये स्टेटमेंट चेक करने हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ अ 4 डिजिट नंबर। एक 4 डिजिट नंबर है, उसमें यूनिट प्लेस क्या होगा। ठीक है, स्टेटमेंट 1, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज़ 34। देखिए, कितने भी नंबर हो सकते हैं जिनके सम 34 है। मान लीजिए 6 बीच में 6 और 6 12 हो गया। मान लीजिए 8 है, ठीक है, या 9 हो गया, 9 दूने 18, 8 दूने 16, ये 34 हो गया। ठीक है, ये नंबर भी हो सकता है, और 9988, ये नंबर, इन दोनों का सम होएगा, तो हम यूनिट डिजिट नहीं बता सकते स्टेटमेंट 1 अलोन से। तो जहाँ जहाँ लिखा हुआ ना स्टेटमेंट 1 कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर ऑफ द स्टेटमेंट्स अलोन, नहीं, ये तो गलत हो गया। क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग आइदर स्टेटमेंट्स अलोन, ये करेक्ट हो सकता है, हमको चेक करना पड़ेगा। द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर, ये हम चेक करेंगे अभी। ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट्स अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग द अदर स्टेटमेंट्स अलोन,
ये भी हम चेक करेंगे अभी। तो लिखा हुआ इफ़ द डिजिट्स इन द यूनिट प्लेस एंड थाउजेंड प्लेसेस आर इंटरचेंज्ड, यूनिट डिजिट और थाउजेंड्स डिजिट आर इंटरचेंज, द नंबर रिमेन्स सेम। ठीक है, ये दूसरा स्टेटमेंट है, यानी कि ये सिमिलर हो गया। देखिए यही लिखा हुआ इसने, अगर ये कहना चाह रहा है कि यूनिट डिजिट पे और थाउजेंड डिजिट पे जो है ना वो सेम नंबर है, इसका मतलब है स्टेटमेंट नंबर 2 का। लेकिन सिर्फ इस इंफॉर्मेशन से भी हम ये पता नहीं लगा पाएंगे कि आंसर क्या है, क्योंकि ये वाली कंडीशन में भी है सेम, यूनिट डिजिट और थाउजेंड सेम है, इसमें भी थाउजेंड और यूनिट सेम है, तो नंबर क्या कैसे पता चलेगा, नहीं पता चल सकता। तो कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाई यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर, क्योंकि दोनों ही केसेस में नंबर 34 आ रहा था इनका दोनों का एडिशन। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। 63rd क्वेश्चन है। दो स्टेटमेंट्स हैं, 5 कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ पी क्यू आर एस टी। ये कंजिक्यूटिव इवन इंटीजर्स हैं, यानी कि मतलब मान लीजिए कि ये है -2 0 2 4 6 ऐसे आगे बढ़ रहा है। मतलब ये मान लीजिए पहला नंबर 2 है तो दूसरा 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, ऐसे बढ़ रहे हैं आगे। ठीक है, अब व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ पी क्यू आर एस टी। पी क्यू आर एस टी का एवरेज हमको पता लगाना है। ठीक है, वैसे तो खैर जो 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स होते हैं ना, उसमें बीच वाला जो नंबर होता है आर, वो होता है उसका एवरेज। तो हम ये आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए मैं आपको मान लीजिए कि आर जो है वो एक्स है, एक्स इज़ द नंबर। ठीक है, तो एक्स -2 एक्स -4 एक्स -2 एक्स x+2 x+4 हमने मान लिया ये 4 जो है पी क्यू आर एस प्लस टी। ठीक है, ये है 4 लिखा हुआ पहला स्टेटमेंट, पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 0, तो इन तीनों को आप जोड़ दो, 3x - 6 इज इक्वल टू 0। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है ना, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर जो है ना, पी क्यू आर इन तीनों का सम है 0, x आ गया 2, यानी कि हमको पता चल गया ये है एवरेज। तो सिर्फ इसी से ही हमको एवरेज पता चल चुका है, तो स्टेटमेंट 1 अलोन से हम फाइंड कर सकते हैं। स्टेटमेंट 2 है ना जो, उससे भी हम फाइंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि q प्लस एस प्लस टी, क्यू एस टी ये क्या है 3x, ये कैंसिल हो जाएगा, +4 इज इक्वल टू 10, x बराबर अगेन 2, यानी कि हम दूसरे से भी फाइंड कर सकते हैं ये। द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट्स अलोन, ये गलत हो जाएगा। कैन नॉट बी, क्योंकि लिखा हो ना कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग द अदर स्टेटमेंट, ये होगा इसका आंसर। द क्वेश्चन कैन नॉट बी can be answered using both the statements together, ये वाला। the question can be answered by using either of the statements alone। ठीक है, इजी है। देखिए स्टेटमेंट देख के आपको लग सकता है कि टफ है, बट है नहीं। अब जैसे ये 64th क्वेश्चन है, मैंने उसको देखते ही करीबन 10-15 सेकंड में कर दिया था सॉल्व। बताता हूँ कैसे। एक बॉडी है, ऊपर से नीचे गिर रही है ऑन अ प्लैनेट। इस डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट वेरीज एज स्क्वायर ऑफ द टाइम ऑफ डिसेंट, यानी कि जो डिस्टेंस है इट वेरीज, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द टाइम ऑफ द डिसेंट, यानी कि जब वो नीचे गिर रहा है ना उसके टाइम के स्क्वायर है, यानी डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम स्क्वायर। अब पहला सवाल है, क्वेश्चन ये है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फॉल थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर। तो हम इसके आंसर कैसे निकालेंगे। डिस्टेंस बराबर 80 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम स्क्वायर। ठीक है, अब 80 इज इक्वल टू के इंटू टी स्क्वायर, इसको हाँ वो रख लेते हैं। प्रोपोर्शन जब हटता है तो फिर एक फिक्स्ड यहाँ पे आ जाएगा एक वेरिएबल। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। इट टेक्स 10 सेकेंड्स टू फॉल थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर, यानी कि ये वाली कंडीशन यूज़ करेंगे पहले। 500 मीटर बराबर के इंटू 10 का स्क्वायर। ठीक, के बराबर आ गया 5, फिक्स कांस्टेंट जो है वो 5 आ गया है। इसको यहाँ पे आप पुट करेंगे तो 80 इज इक्वल टू 5 इंटू टी स्क्वायर, टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स। ठीक है, पहले वाले स्टेटमेंट से भी निकल जाएगा आंसर, दूसरे से भी निकल जाएगा आंसर। ओके, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने जल्दी कैसे सॉल्व करा था। जैसे ही मुझे दिखा ना ये स्टेटमेंट में ही कि द डिस्टेंस वेरीज
एज स्क्वायर ऑफ टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, यानी कि हमको ये रिलेशन पता चल चुका है। और नीचे जो स्टेटमेंट्स हैं उसमें डिस्टेंस तो नहीं दे रखी, लेकिन इसमें हाँ डिस्टेंस भी दे रखी है और टाइम भी दे रखा है। जब दोनों चीज़ें दे रखी हैं तो यानी कि दोनों ही उससे सेपरेटली मिल जाएगा आंसर। ओके, क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग आइदर ऑफ द स्टेटमेंट्स। के की वैल्यू निकालनी होती है ना कांस्टेंट की। आगे बढ़ेंगे। 65th क्वेश्चन, पी क्यू आर एस टी आर द 5 कंसेक्यूटिव इवन इंटीजर्स। ये रिपीट हो रहा है सवाल, तो इसको हम छोड़ देंगे। यही है इसका आंसर, बी। आगे आएंगे। अगेन दो स्टेटमेंट्स हैं। क्वेश्चन है क्या Q प्लस एस पॉजिटिव है। पी क्यू आर एस जो है रियल नंबर हैं। ओके, इज़ Q प्लस एस पॉजिटिव है, क्या Q प्लस एस पॉजिटिव है। स्टेटमेंट दे रखी है P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। आप एक काम कीजिए ऐसे सवालों में, इसमें नंबर ही डाल दीजिएगा। जैसे P को मान लिया आपने 10, R को मान लिया अभी 10, ठीक है। Q को मान लिया आपने -30, डाल दिया कुछ भी। S को मान लिया आपने 20, ठीक है। सबका सम कीजिए आप। P प्लस क्यू प्लस आर प्लस एस कितना हो गया, 10, 20, 30, 40, 40 में से 30 गया 10, यानी कि ये ग्रेटर देन ज़ीरो है। करेक्ट। अब Q प्लस एस इज़ पॉजिटिव। Q प्लस एस को पॉजिटिव आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो -10 आ रहा है। Q प्लस एस -10 आ रहा है ना, -30 प्लस 20 इज इक्वल टू -10, यानी कि इस स्टेटमेंट से तो ना पता चलेगा। दूसरा है P प्लस क्यू इज़ नॉट इक्वल टू आर प्लस एस। P प्लस क्यू इज़ नॉट इक्वल टू आर प्लस एस। 20 प्लस 30 हो गया, ये हो गया -20, ये भी कंडीशन सही कर रही है, यानी कि जो इंटीजर्स हमने डाले उसके हिसाब से दूसरी कंडीशन मैच कर रही है। स्टिल वी वुड नॉट बी एबल टू फाइंड इफ Q प्लस एस इज़ पॉजिटिव और नॉट, क्योंकि हम -10 -20 रखा हुआ हमने, हम इसको प्लस में भी डाल सकते हैं दूसरी कंडीशन में। ठीक है, ये प्लस रख दिया आपने, फिर क्या होगा, ये तब भी क्या बोलते हैं, तो नंबर ही चेंज हो गया ना, पहले माइनस था प्लस हो गया, यानी कि आप दोनों ही स्टेटमेंट से पता नहीं लगा पाएंगे। कैन नॉट बी आंसर्ड। आएंगे हम 67th क्वेश्चन की तरफ। तीन इंटीजर्स हैं एक्स वाई जी, देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। देखते हैं। एक्स वाई एंड जेड आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स। देखिए डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स ये होते हैं, देखिए जैसे 2 3 5, 1 2 3, या फिर आप बोल सकते हैं 3 5 7, इस टाइप के अलग अलग हैं, डिस्टिंक्ट हैं प्राइम। ओके, अब ये है एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स एंड स्टेटमेंट 2 इज एक्स वाई जेड डिवाइड्स 10,800, यानी कि x इंटू वाई इंटू जेड डिवाइड्स 10,800। ओके, तो आगे बढ़ेंगे हम। सबसे पहले 10,000, ऐसे सवालों में क्या करते हैं, 10,800 का संधि विच्छेद करेंगे इसका। ठीक है, इसके फैक्टर्स करेंगे हम। 2 टू द पावर 4 इंटू, ये कर लेना आप, ये आएगा इतना ही, इंटू 5 स्क्वायर, यानी कि डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स क्या होंगे, 2 3 और 5 ही होगा इसमें। ऑलराइट, तो अगर सिर्फ ये कंडीशन दी रहती कि एक्स वाई जेड डिवाइड्स 10,800, तब हम ये पता नहीं लगा सकते हैं कि नंबर्स क्या होंगे। लेकिन अगर हमको ये वाली कंडीशन भी पता चल गई कि डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हैं, तब हमें पता चल जाएगा। क्योंकि देखिए एक्स वाई जेड डिवाइड्स 10,800, तो कितने ही नंबर, इसको मैं इसका फैक्टर कर दिया हमने, तो कोई भी नंबर हो सकता है, 2 हो सकता है, ठीक है, 2 की जगह ये 4 हो सकता है, ये 9 हो सकता है, ये 25 हो सकता है, कई नंबर आ सकते हैं। लेकिन अगर ये डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर हैं तो ये 2 3 और 5 ही होंगे। ठीक है, दैट्स वाई ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट हियर। 68वें क्वेश्चन पे आएंगे हम। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स p माइनस q, हमको फाइंड करना है। स्टेटमेंट 1 है p बड़ा है 1 से, q भी बड़ा है 1 से। ओके, स्टेटमेंट 2 है सम ऑफ टू नंबर्स इज़ 90। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा, एंड ओ ये भी प्री रिक्वेस्टेड कंडीशन तो देखी नहीं, LCM ऑफ टू नंबर्स p एंड q इज़ 869। ऑलराइट, ये LCM है इन दोनों का,
दो नंबर्स का, दोनों नंबर एक से बड़े हैं और दोनों का सम जो है वो 90 है। तो कैसे पता करोगे आप? देखिए, अगर सिर्फ पहली स्टेटमेंट दे रखी है तो इसके भरोसे तो कुछ नहीं बढ़ाया जा सकता आगे। दूसरी वाली को हम फिर भी कंसिडर कर सकते हैं। कैसे, मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए, इसका ना फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा आपको। अब ये दिखने में प्राइम ही लग रहा है, ये नंबर जो है ना, ये 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, ये 7 से भी नहीं हो रहा है, 5 से भी नहीं हो रहा है, 2 से भी नहीं हो रहा है, लेकिन ये 11 से ज़रूर होगा। आप प्राइम नंबर चेक करिए, जब प्राइम जैसा दिख रहा है तो जो शुरू के प्राइम नंबर से ना उसे डिवाइड करना चालू कर दीजिए। 2 3 5 7 तो गए, 11 आ गया, 11 से डिवाइड कीजिए इसको। 11 सतह 77 और 11 9 99, ये भी प्राइम नंबर निकल के आ गया। अब देखेंगे हम कि क्या इनका सम आ रहा है 90। ये भी करेक्ट है, इन दोनों का सम 90 आ रहा है। तो जब ये वाली कंडीशन है स्टेटमेंट 2 वाली, तब हम इसको फाइंड कर सकते हैं। वैसे एक और चीज़ बताऊँ मैं आपको, अगर मान लीजिए कि स्टेटमेंट 1 दे रखा, सॉरी ये गलत है। मान लीजिए स्टेटमेंट 1, हाँ मैंने जस्ट देखा अभी, जैसे एक नंबर 1 होता, दूसरा नंबर 869 हो सकता था। ये LCM ऑफ पी एंड क्यूज 869 ना, तो 1 और 869 ये कंडीशन फुलफिल हो जाती, और एक और हो जाती 11,79 वाली कंडीशन भी फुलफिल हो जाएगी। लेकिन इन्होंने कंडीशन दे रखी है कि p बड़ा है 1 से, यानी कि p इज़ ग्रेटर देन 1। तो ये वाला तो गया, तो 2 ही हमें निकल के आएंगे, ये यही आंसर होएगा 11 एंड 79। तो दोनों ही कंडीशन में से कोई भी लगाइए आप, दोनों से ही पता चल जाएगा। ठीक है, ये छोड़ दीजिए आपकी, जो मैंने पहले कहा था कि सिर्फ इस कंडीशन से नहीं निकल पाएगा, निकल जाएगा, क्योंकि ये प्राइम नंबर है, फैक्टराइजेशन 11 और 79 आ रहा है। 69th क्वेश्चन है ये। इस वाले को मैं थोड़ा सा आपको, मैं देख रहा था इसको इसको आपको अगले वाले सेशन में कराऊंगा मैं। ठीक है, मार्क्ड है, ये होगा ज़रूर सॉल्व। फिलहाल आप नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन x प्लस 1 टू द पावर n इज डिवाइडेड बाय x, x इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, स्टेटमेंट 1 इज n इज डिविजिबल बाय 4। ओके, दूसरा है n इज डिविजिबल बाय 3। तो सबसे पहले ऐसे करेंगे इसको, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x, यानी कि मतलब मान लीजिए कोई नंबर है 4। ठीक है, 4 + 1, ये बोल रहा है क्वेश्चन, ये बोल रहा है कि 4 + 1 इज डिवाइडेड बाय 4, तो फिर क्या रिमाइंडर आएगा? तो इस कंडीशन में ना हमेशा ही रिमाइंडर 1 आएगा। मान लीजिए यहाँ पे 10 है, 9 + 1, अगर इसको आप 9 से डिवाइड करेंगे और कोई भी पावर है इसमें 2 से लेकर 10,000 तक, इसमें रिमाइंडर 1 ही आएगा। ठीक है, ये रिमाइंडर थ्योरम का सवाल है। तो अगर हमें कोई स्टेटमेंट नहीं भी दे रखी है ना, तब भी हम फाइंड कर लेंगे इसको। जैसे n इज़ डिविजिबल बाय 4 और 3, ये वाली कंडीशन नहीं भी लगी है अगर, तब भी ये सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि अब मान लीजिए 6 है नंबर, 5 + 1, ठीक है, इसकी पावर है 10, इसको डिवाइड करेंगे आप 5 से। ठीक है, तो अंदर वाला जो नंबर होता है ना, उसका जो रिमाइंडर क्या आएगा, उसका 1 आएगा रिमाइंडर, यानी कि आप 5/6 करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा, इसकी जितनी भी पावर होगी वो 1 ही आएगी। ठीक है जी, तो ये आंसर 1 ही आएगा। वी डू नॉट रिक्वायर दीज टू स्टेटमेंट्स हियर, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। देखिए, बीच बीच में आपको लगा होगा जैसे कि 50 के बाद सीधे कहाँ हम आगे बढ़ गए, 61 पे आ गए। तो जो 51 से 60 क्वेश्चन है ना, वो आपके लेबर लॉज और जो कोर टॉपिक्स हैं उनको कवर करेगा। वो सर पढ़ाएंगे आपको, इसी वीडियो में पढ़ाएंगे आपको। ये आगे जितने भी क्वेश्चन है, पूरे 120 क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 पे आएंगे। लेट ए बी सी बी डिस्टिंक्ट डिजिट्स। ठीक है, कंसिडर 2 digit number AB and a 3 digit number BCB if AB square is equal to BCB, then where BCB जो है 500 से बड़ा है, then what is the possible value of A plus B plus C। देखिए, बोल रहा है कि AB एक नंबर है और एक 3 डिजिट का नंबर है BCB, मतलब मान लीजिए कि वो है 525, इस टाइप का नंबर है वो। ठीक है,
इफ़ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी बी, यानी कि जो ये बी सी बी है ना, ये किसी का स्क्वायर है और वो जो 500 से बड़ा है, तो पॉसिबल वैल्यू क्या होगी? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो 500 से बड़े हैं, जिनका स्क्वायर 500 से बड़ा है। 20 का स्क्वायर 400 होता है, 23 का स्क्वायर होता है 529। ठीक है, तो हम इससे आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये बी सी बी नहीं हो रहा ना, बी सी ये दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, तो ये एक ही कंडीशन में आएगा। 25 स्क्वायर में कितना आता है? 625, ये भी नहीं है। 26 में आता है 676, देख लेते हैं इसको। यही आएगा। तो ये बी सी बी जो है ना, ये 676 ही है, इसके बाद भी नहीं आएंगे ये। ओके, ए प्लस बी प्लस सी की पॉसिबल वैल्यू से आसानी से पता चल जाएगी। 6 दूनी 12 और 7। इसको कर लेता हूँ मैं, एक सेकंड। देन ए बी स्क्वायर, यानी कि ये किसका स्क्वायर है? 26 का स्क्वायर है, यानी कि ए हो गया 2 एंड बी हो गया 6। ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया? और सी कितना हो गया? 7, क्योंकि ये बीच का नंबर है सी। तो ये हो गया 6, 7, 8 और 7, 15। ये आंसर करेक्ट है, 15। आगे आएंगे हम। इफ़ द सम ऑफ ऑल पॉसिबल 2 डिजिट नंबर्स विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स formed from non-zero distinct digits a b c d is 660, then what is the average of these 4 digits? मैं इसको आपको ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ दोबारा से। सम ऑफ ऑल पॉसिबल 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर्स जितने भी हैं उनका सम एक नॉन ज़ीरो डिस्टिंक्ट नंबर ए बी सी डी बना रहा है 660। ठीक है, तो उन डिजिट एवरेज क्या होगा, यानी कि हमको पता करना है उनका सम क्या होगा पहले तो। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है सीधा सीधा। सम हो जाएगा इनका 33 इंटू सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स। ठीक है, तो ये आ गया सम ऑफ डिजिट्स डिवाइडेड बाय 33, ये हो जाएगा 33 दोनों। ये तो हो गया सम ऑफ डिजिट्स। अब एवरेज निकालना है हमको, तो बटे 4, तो ये आ गया 5। विल बी द आंसर। 83rd क्वेश्चन है। अगर देखिए, ये जो पहले हमने क्वेश्चन देखा था ना, x प्लस 1 वाला, ये विभाजित हो रहा है x से, वही देखिए, वही लिखा हुआ है एग्जैक्टली सेम। 10 टू द पावर 10 प्लस इतना को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? तो ये 9 प्लस 1 टू द पावर 10 है, प्लस 9 प्लस 1 टू द पावर 100 है, और आगे आगे जाके ये 9 प्लस 1 टू द पावर, ये कितने ज़ीरो हैं? 3 3 6 3 9, 10 टू द पावर 9। ठीक है, अब हर एक में कितना होगा? अगर 9 से डिवाइड करूँगा मैं तो 1 बचेगा, दूसरे में भी 1 आएगा, तीसरे में भी 1 आएगा, और कब तक आएगा? तब तक आएगा 1 जब तक इतना 10 टू द पावर 9 है, 1 बचेगा 1 टू द पावर 10 टू द पावर 9, इतने तक बचेगा ये। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। क्यों? क्योंकि मतलब लास्ट में भी 1 ही आएगा ये। जो इन सब का सम क्या क्या होगा फिर? इन सब का सम, इनका सम का सबका सम होगा 10 टू द पावर 9, यानी कि ये नंबर इनटू जो रिमाइंडर बच रहा है वो 1 है, 10 टू द पावर 9 है लास्ट में रिमाइंडर। इसके हिसाब से अगर हम इंडिविजुअली सबको डिवाइड करेंगे ना, तो 1 इसमें 1 आएगा, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 1, लास्ट में इसमें 1। तो टोटल इस सब का सम क्या हो गया? रिमाइंडर्स का सम 10 टू द पावर 9, यानी कि ये इंटू 1, यानी कि अब अगेन हमको इसमें डिवाइड करना है 9 से। 9 प्लस 1 टू द पावर 9 बाई 9, अगेन इसमें रिमाइंडर आएगा 1। ठीक है, समझ गए होंगे आप, आई होप। ओके, हम अब क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ आएंगे। इसमें लिखा है n+3, एक मिनट, ओके, n+3 और 2n+1 जो है वो 5 से डिवाइड करता है, मतलब HCF है अगर 5 उसका, तो फिर डिवाइड करेगा भी। अब ऐसे कितने पेयर्स होंगे अगर n की वैल्यू जो है 50 या उससे कम है? तो सबसे पहले n की वैल्यू आप शुरू से 1 रखिए, 1 रख के तो होगा नहीं कुछ। 1 1 + 3 is 4 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 5। n बराबर 2 रखिए आप, तो 2 नंबर आएंगे 5,
यहाँ पे भी आएगा 5, यानी कि ये डिविजिबल है। और नंबर रखिए 3 4 5 6, चारों के चारों रखेंगे ना आप, 6 भी रखेंगे तो ये 9 आएगा, डिविजिबल नहीं है। तो 7 रखेंगे आप तो डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 7 और 3 10 और 7 और 14 और 1 15, यानी कि डिविजिबल है। इसका मतलब आपको पता चल गया कि n जब 2 है, 7 है और 5 5 के गैप में 12 है, 17 है, जब ये नंबर्स हैं n के, तो फिर वो उसमें ये वाली कंडीशन मीट हो रही है कि वो उन दोनों का HCF जो है वो 5 है, ठीक है। तो ऐसे जितने पॉसिबल नंबर्स हैं 50 तक, वो कैसे होंगे देखते रहिए आप। 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47, ये नंबर्स रखेंगे आप तो डिवाइड हो जाएगा। इसके ऊपर तो फिर 50 से ऊपर जा रहा है, वो कंडीशन मीट नहीं हो रही है। तो इतने पेयर्स पॉसिबल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल है क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी। ओके, 85th क्वेश्चन है। इसमें लिखा है कि ओके, ये वाला क्वेश्चन भी सर मैं आपको, जो सर हैं वो करवाएंगे आपको ये वाला क्वेश्चन भी। एक तो 85th क्वेश्चन हो गया और दूसरा 65th क्वेश्चन है आई थिंक, लेट मी चेक। ओके, 69th, 85 एंड 69th क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़ेंगे क्योंकि इनमें थोड़ी त्रुटियां हैं शायद इन सवालों में। रीजनिंग का क्वेश्चन है, एटलीस्ट आप वाले क्वेश्चन करें अभी जो शॉर्ट शॉर्ट आपको नंबर्स देंगे। ये रीजनिंग का आसान सवाल है, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, इसमें फिल इन द ब्लैंक बनना है, तो इसमें पैटर्न देखना होता है। देखिए ये है ए बी, वैसे तो ये सवाल गलत है, इसका हिंदी वर्जन, इसका इंग्लिश वर्जन करेक्ट है। तो इसमें देखिए आप ए डैश ए बी, पैटर्न जो बन रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। फिर ए डैश ए बी, फिर पैटर्न बन रहा है ए डैश बी और लास्ट में ए बी डैश बी। इसमें आपको चारों में इसको ब्रेक करना है। तो हो क्या रहा है ना, ये यहाँ पे ए आएगा 4 बार ए, फिर बी, फिर यहाँ पे भी ए आएगा 3 बार ए, बी बढ़ गया 1, फिर ए 2 बार आ गया और बी जो है इसका नंबर बढ़ते जा रहा है। देखिए पहले 1 था, फिर 2, फिर 3, लास्ट में 4। तो ये हो जाएगा आंसर ए बी, डी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला सवाल है 87th। ये भी अच्छा रीजनिंग का सवाल है। इसमें आपको वैसे देखते पता चल जाना चाहिए अगर आपकी प्रैक्टिस है तो। ये देखिए इनको ना एक एक पेयर में बांध दिया, मैं सीधा सॉल्व कर रहा हूँ। सी ओ को पहला नंबर दे दीजिए, एन जे को 2, यू एन को 3, सी टी को 4, आई वी को 5, ए एल को 6। ऐसा ही हो रखा है क्योंकि यहाँ पे ये देखिए अब एन जे पहले दूसरा पेयर आ रखा है, फिर सी टी, ये वाला सी टी 4, फिर आ रखा है ए एल यानी कि 6, फिर आ रखा है सी ओ यानी कि 1, फिर 3 आ रखा होगा, फिर 5 आ रखा होगा ना, आई वी ये 5। देखिए आप, तो इस वाले को भी ऐसे ही करना है आपको। पहला आएगा टी आर, फिर आएगा चौथा, कौन सा चौथा, ये पहला है वो दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, फिर आएगा ए जी, फिर आएगा जेड ए, टी आर ए, जी जेड ए, टी आर ए, जी जेड ए, ये वाला करेक्ट हो गया। लेट पी क्यू बी टू डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट्स, consider two digit number pq and qp. Multiplication of pq with qp gives 4-digit number 6xy6. What is the value of p plus q plus x plus y? ठीक है, सबसे पहले हमको पता है कि ये नंबर है हमारे पास, कुछ ऐसा दिखेगा वो, x यहाँ पे y यहाँ पे है, ठीक। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ पी क्यू इंटू क्यू पी। अब इसको ना ऐसा है कि पी क्यू को क्या लिखते हैं हम, 10p प्लस क्यू, क्यू पी को कितना लिखते हैं 10q प्लस पी, ये होता है। इसको मल्टीप्लाई करके फिर निकालते रहेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम खर्च होगा। इससे बढ़िया
आप ऐसे देखिए कि देखिए नंबर 4 डिजिट का है हमारा, जिसमें शुरू में 6 आ रहा है और लास्ट में 6 आ रहा है, 4 डिजिट का है। तो ऐसा देखिए कि जैसे 50 हो गया, 50 का स्क्वायर कितना होता है? 2500, यानी कि इससे ज़्यादा होगा वो। 60 का स्क्वायर देख लेते हैं कितना होगा। तो ये पी क्यू और क्यू पी नंबर्स है ना, ये 60 के स्क्वायर के भी ज़्यादा होंगे, इसका 3600 आता है। 70 का स्क्वायर करिए कितना होता है? 4900, यानी कि, और 80 का स्क्वायर करें तो 6400, यानी कि इससे कम होना चाहिए ये। 80 के ऊपर जाएगा और 70 के ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम। पी क्यू क्यू पी, यानी कि अगर 71 नहीं होगा क्योंकि इसका उल्टा 17 है, यानी कि ये इंटू हो रहा है, इसका 6xy6 ऐसा आना चाहिए। 7 एकम 7 नहीं, 72 इंटू 27, 7 दूनी 14 नहीं, यूनिट डिजिट देख रहा हूँ मैं। ठीक है, 73 इंटू 37, 7 या 21 नहीं, ऐसे 74 इंटू 47 करोगे, 7 चको 28, 8 नहीं, 6 आना चाहिए यूनिट डिजिट में। तो अगर हम देखेंगे ना तो ये आएगा 67, 7 चका 42, ये भी नहीं आएगा, 77 भी नहीं आएगा, 78 आएगा, क्योंकि 8 7 56। आप इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे 78 इंटू 87 को, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। होल्ड ऑन, 7 8 56 और 7 7 49 और 5 54, 8 8 64, 8 7 7 7 7 8 56 और 6 62, तो ये आ गया 6 4 4 8 7 6, ये आ गया पी क्यू प्लस एक्स वाई। पी क्यू की वैल्यू पता चली गई हमको, ये 7 है, क्यू की वैल्यू हो गई 8, ठीक है, एक्स की वैल्यू हो गई 7, वाई की वैल्यू हो गई 8, इन सबको ऐड करके 30 आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 है। During a cricket match, Team A playing against Team B scored in the following manner. Won the match. पहला है, पहले विकेट की पार्टनरशिप जो करी ना, उसमें 62 रन से, सेकंड विकेट में 48 रन, यानी कि मैं ए बी सी डी ई एफ मान लेता हूँ, जो प्लेयर्स है ए बी सी डी ई एफ, ये थे 5 प्लेयर, ले ई एफ जी ये 6वां था। ठीक हो गया। अब मान लीजिए कि ए प्लस बी ने खेला, ए और बी ने खेला, तो इन्होंने कितने रन बनाए? टोटल 62। तो हम मान लेते हैं कि ए ने जो है ना 0 रन बनाए, बी ने जो है, सॉरी, ए ने पूरे 62 रन बनाए मैक्सिमम, और बी ने बनाए अभी तक 0, बी ने अभी तक 0 बनाए। ठीक है, तो ए ने बना दिए 62। एवरेज में जो है ना ये चलता है, आप इन क्वेश्चंस में ऐसे ही फाइंड करेंगे, आप एज्यूम करेंगे कि ए ने जो है मैक्सिमम रन बनाए 62, फिर वो आउट हो गया, बी ने तब तक कुछ रन नहीं बनाए थे। अब ये चलेगी। अब सेकंड विकेट की पार्टनरशिप में बी और सी खेल रहे हैं। अब बी ने रन बनाने चालू करे, उसने 48 रन बनाए, ठीक है, और सी ने तब तक 0 बनाए, बी हो गया आउट। ठीक है, बी मतलब अब ये बी का ओवरऑल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 48। अब सी और डी आए, बी भी आउट हो गया और सी और डी खेल रहे हैं। अब सी 0 था अभी तक, अब उसने 32 रन बना दिए और डी ने अभी तक 0 बनाए, तो सी ने बनाया 32। ऐसे करते करते हमको डी और ई ये है 26। अब 6वें विकेट की जो पार्टनरशिप है ना, उसमें 5th प्लेयर और 6th प्लेयर दोनों खेल रहे हैं। ठीक है, तो फिर इसमें हम ये एज्यूम कर रहे थे ना कि जो पहला प्लेयर है उसने मैक्सिमम बनाए, तो फिर हम इसमें इसको इंक्लूड नहीं करेंगे 13th वाले, क्योंकि इसमें 6th वाले का फैक्टर भी आ रहा है, तो उसको जोड़ के एवरेज निकालेंगे हम। तो ये कितना बन के आएगा? 46 आएगा इसका आंसर। जोड़ लीजिए आप, 8 और 10, 10 और 4 14 और 6 20 का 0, 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 और 10 23, divided by 5 comes to 46। क्वेश्चन नंबर 91 है। ठीक है, सवाल भी, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर हाइट है। एक रफ सा बना दीजिए आप, जैसे 1 सेंटीमीटर ये मान लिया आपने हाइट, ये आपने 5 सेंटीमीटर उसकी विड्थ मान ली, और 10 सेंटीमीटर ऐसा लंबा सा बना दिए अपने उससे समझने के लिए।
ठीक है, ये रेक्टेंगुलर आ गया 1 5 10। अब ये बोल रहा है कि बोथ साइड्स हैविंग डायमेंशन 10 एंड 1 सेंटीमीटर, 10 एंड 1 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाली साइड जो है ना ये ब्लैक है, यानी कि ये भी ब्लैक है और इसके जस्ट ऑपोजिट वाली भी ब्लैक होगी। बोथ साइड्स हैविंग 5 एंड 1 डायमेंशन आर पेंटेड इन ग्रीन, तो ये भी ग्रीन है। इसके अपोजिट वाली इस साइड जो आएगी, इस साइड वो भी ग्रीन होगी। और बोथ साइड्स हैविंग डायमेंशन 10 एंड 5, यानी कि ये एंड ये, ठीक है, ये जो है रेड है और इसके ऊपर जो है यानी कि टॉप पे जो है वो भी रेड है। ठीक, ये समझ गए होंगे आप। द होल ब्लॉक इज कट इनटू क्यूब्स ईच ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर, यानी कि ये 1 है, ये भी 1 है, ठीक है। उसने इसको क्यूब्स में काट दिया, तो इसके तो 10 हिस्से होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये लीजिए 10, इसके होंगे 5 हिस्से, 1 2 3 4 5, क्योंकि ये 5 सेंटीमीटर है और 10 सेंटीमीटर, एक एक सेंटीमीटर के गैप में काटा गया है, ठीक है। अब देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। Which of the following statements is correct? पहला है the numbers of cubes having 4 colored sides and 2 sides with no color is 4, यानी कि इसके 4 हिस्से कलर्ड हैं। अब मान लीजिए कॉर्नर वाला ब्लॉक है, इसमें ये भी कलरफुल है, ये भी कलर्ड है, ये भी कलर्ड है, ये भी कलर्ड है ऊपर वाला, ठीक है। तो सिर्फ कॉर्नर वाले होंगे ना, उनमें चारों साइड्स कलर वाली होंगी, बाकी 4 नहीं होंगी लेकिन 4 होंगी। पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है। द नंबर्स ऑफ क्यूब्स हैविंग 2 साइड्स विद रेड कलर, ये रेड कलर है, 2 साइड्स विद रेड कलर एंड 4 साइड्स विदाउट कलर इज 24, ये भी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये वाले आपने हटा दिए ना अगर, तो उसके बाद ये बोल्ड जो कंडीशन मीट कर रही है ना, 2 साइड्स विद रेड कलर। अब इसके जो जस्ट बगल में है इसमें 3 साइड्स हैं रेड कलर की, नीचे वाला भी रेड है, ये अच्छा 2 साइड्स रेड कलर की ना, नीचे वाला पोर्शन भी रेड होना चाहिए और ऊपर वाला भी होना चाहिए, ठीक है। एंड 4 साइड्स विदाउट कलर। अब इस ये वाला ब्लॉक जो निकलेगा ना, ये वाला, इसके बगल वाला, इसके बगल वाला, कॉर्नर वाले को छोड़ के 1 2 3, ये 3 इस कंडीशन को मीट कर रहे हैं, क्योंकि 2 साइड्स इनकी रेड कलर की है और बाकी 4 साइड्स में कोई कलर नहीं है जब ये क्यूब निकल जाएगा बाहर। ऐसे 3 यहाँ पे होंगे, 3 इस साइड होंगे, और यहाँ पे कितने होंगे पता है, ये 10 ब्लॉक्स है ना, इनमें से 8 होंगे यहाँ से, क्योंकि रेड तो नीचे भी है, तो टोटल आंसर आ जाएगा 24। दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। 92nd, what should be the 11th letter to the left of 10th letter from the right if the first half of the English alphabet is reversed? टोटल 26 हैं, पहले आधे कौन से होंगे, ए से लेके एम तक, इनको रिवर्स में लिख देते हैं। पहले ऐसे लिख देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एंड एम। 13th first. Now what should be the 11th letter to the left of 10th letter? यहाँ से 10th देखते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठवां 7 8 9 10, जे जो है वो 10th लेटर है। अब क्या बोल रखा है, 11th लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 10th लेटर। जब हम इसके लेफ्ट को जाएंगे ना तो हमको 11वां लेटर देखना है, यानी कि इसके लेफ्ट जाइए आप, ये के हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, अब आगे तो है नहीं कुछ, वापस यहाँ आएंगे हम पीछे, चौथा 5 6 7 8 9 10 11, एच इसका आंसर हो गया। समझ गए, पहला उल्टा लिखिए, लेफ्ट से 10वां नंबर उसने बोला है, जे हमको मिल गया, उसके बाद इसके लेफ्ट से 11वां ढूंढना है। ये जे जो है पहला नहीं होगा, पहला होगा के। यहाँ से शुरू करेंगे, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा 6 7 8 9, फाइनली H will be our answer. Option number B. 93rd question है, XYZ be a 3-digit number where XYZ are non-zero digits 5 times the sum of digits of n is equal to the products of the digit. ये बोल रहा है 5 times sum of digits is equal to product of digits. How many values of x plus y plus z are possible? देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। अब
सबसे पहले ये है 5। अब अगर एक्स वाई जेड 5 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि हो रहा है ना, कंडीशन दे रखी है कि 5 इंटू डिजिट्स है ये x इंटू वाई इंटू जेड, इसका मतलब ये तभी डिविजिबल होगा जब इसमें 5 होगा, बिना इसका हो ही नहीं पाएगा ये, क्योंकि नॉन ज़ीरो डिजिट है ना, नॉन ज़ीरो। सो इनमें से कोई एक 5 है, हम देख लेते हैं 5, x को मान लेते हैं 5 प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5 इंटू वाई जेड, 5 से 5 गया, ठीक हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे, ये वाली कंडीशन आ गई आपके पास, y प्लस जेड प्लस 5 इज इक्वल टू वाई इंटू जेड। इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन मैच करेगी, इसमें ऑप्शन नंबर 1 होगा करेक्ट, ठीक है। हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड आर पॉसिबल। इसमें ये रखिए आप जैसे 4,3, ठीक है। अब देखिए इसको, 4 प्लस 3 7 प्लस 5 हो गया 12, और y इंटू जेड, वाई को हमने 4 रखा है, z को हमने 3 रखा है, ठीक है। तो y इंटू जेड कितना है, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12, कंडीशन मैच कर रही है, ठीक है। मैं इसको दोबारा बता देता हूँ आपको थोड़ा सा। सबसे पहले हमको ये पता है कि ये 5 से सम ऑफ डिजिट्स इंटू 5 इज x इंटू वाई इंटू जेड। अब इसका प्रोडक्ट 5 से तभी होगा इस वाली कंडीशन को जब इसमें खुद में एक 5 होगा, ठीक है। तो इससे हमको पता चला कि 5 प्लस वाई प्लस जेड इंटू 5 इज इक्वल टू 5 इंटू वाई इंटू जेड, इससे इसको काट देंगे। अब ऐसी वाली कंडीशन में ना शुरू से शुरू करिएगा आप, जैसे आपने 2,3 रख दिया, 3 दूने 6 होता है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। y की वैल्यू 2, इसकी 3 नहीं बन पाएगा ये, तो आप क्या करेंगे, आगे वाले नंबर से पढ़ेंगे, आप 3,4 रख लो, भाई 2 इंटू 3 कर लिया आपने, 1 इंटू 2 कर लो आप, उसमें भी नहीं बनेगा, 3 इंटू 4 करो, आप शुरू से आगे बढ़ोगे ना, आप सवाल इसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं देगा आपको। प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 3 इंटू 4, कंडीशन मैच कर रही है, 12/12 आ गया, तो फिर हो गया, एक ही है इसका आंसर, सिंपल है। चलिए आगे बढ़ेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट तो होगी, इस टाइप के सवाल आप थोड़े देख लेंगे ना, फिर आपको आसान ही लगना है। 94th क्वेश्चन है, P इम्प्लाइज प्लस, ये तो सबसे ज़्यादा इजी होते हैं, इनको सबसे पहले करा करें आप। P का मतलब प्लस है, Q का मतलब है माइनस, अब इसमें से बारी बारी से रखते रहेंगे, ठीक है। आप फाइनली देखेंगे तो ये लास्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है, 12 प्लस 5, एस का मतलब है डिवाइड, 50 आर का मतलब है इंटू 10, और क्यू का मतलब हो गया -13, बराबर कितना, तो ये हो गया, पहले तो 12 हो गए, -13 -1, अब 5 डिवाइडेड बाई 50 पहले डिवाइड होता है बॉड मास के नियम के अनुसार, अब पहले डिवाइड करेंगे, तो 5/50 इंटू 10 ऐसा हो गया, तो ये आ गया 1, तो 1 - 1 इज 0। 95th क्वेश्चन, वेरी बेसिक और नंबर स्कोरिंग है ये, ठीक है। मैंगो को 50 लिखा है, डेट को 30 लिखा है, कैसे, पहले तो ना आपको ना ए से लेके जेड तक जो जो नंबर हैं, जैसे ई है ये 5th नंबर पे आता है, एच है ये 8वें नंबर पे आता है, वाई जो है 25वें पे आता है, एक्स 24वें पे आता है, ये आपको याद भी होने चाहिए, नहीं तो लिख तो लीजिए ये आप पेपर से पहले, ऐसे ई एफ जी एच पूरा जेड तक लिखिए, इसमें नंबर डाल दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, ठीक है। अब मैंगो जो है, एम जो है 13 होता है, ए जो है 1 होता है, एन जो है 14 होता है, जी होता है 7, ओ होता है 15, इन सबको आप सम करेंगे ना तो क्या निकलेगा, 14 15 15 30 और 20 50, ये आ गया 50, यानी कि डेट जो है 4 + 1 + ST
21 नहीं, टी मतलब 20 होता है, STU, हाँ टी 20 होता है, 5 होता है, तो ये आएगा 30। यानी कि ऑरेंज जो है इसके भी आप डिजिट्स को ऐड करेंगे। ठीक है, मैं करके दे देता हूँ आपको। होल्ड ऑन, मिटा देता हूँ उसको। ठीक है, जो ऑरेंज जो है 15, 18, 1, 14, 7 और 5, ये इसका सम आएगा 60।